पुस्तक 29 अध्याय 31 किलर तकनीक 9 नवीनता कलाएं। 9 नवीनता कलाओं में से जी निंग ने नवता वज्र और नवता जल पहले ही हासिल कर लिए थे। उन्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे बस बाकी 7 खरीदने की जरूरत थी। नोवेसिस शून्य के लिए 5 मिलियन क्यूब्स की आवश्यकता थी। नोवेसिस विंड और नोवेसिस लाइट प्रत्येक की लागत 1.5 मिलियन क्यूब है। नोवेसिस फायर, नोवेसिस अर्थ और अन्य सभी काफी सस्ते थे और कीमत वही थी जो ब्राइट शो किंगडम में थी, 1 मिलियन क्यूब। कुल मिलाकर इसकी लागत 12 मिलियन क्यूब थी। चलो देखते हैं कि क्या कोई और तकनीक है जो मेरे लिए उपयुक्त हो। निंग ने अपनी खोज जारी रखी। डाउलॉर्ड ऑलगॉट की 9 नवीनता कलाएं कमजोर नहीं थीं, लेकिन वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरी तरह से प्रशिक्षित होने के बावजूद ये तकनीकें एक साधारण शाश्वत सम्राट को मारने में सक्षम नहीं थीं। ज्यादा से ज्यादा वे उसे दबा ही सकती थीं। हालांकि हेगेमोन ने निंग को जो गुप्त कलाएं दी थीं, वे शाश्वत सम्राटों को मारने में सक्षम थीं। समस्या ये थी कि उनका प्रशिक्षण लेना बहुत कठिन था। निंग ने वे 7 स्क्रॉल उठाए और फिर 3 दिन जादू की दुनिया में भटकता रहा। इससे उसके क्षितिज का विस्तार हुआ और उसे समझ आया कि वहाँ कितनी अद्भुत तकनीकें हैं। ये सच था कि तकनीकों की संख्या के मामले में ब्राइट शो साम्राज्य दाओ गठबंधन के आसपास भी नहीं टिक सकता था। दाओ गठबंधन के विशेषज्ञों की अनगिनत पीढ़ियों ने अपने पीछे ऐसी कई तकनीकें छोड़ी थीं जो 9 नव विद्याओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं। फिर भी वर्तमान जी निंग के लिए 9 नवीनता कलाएं वास्तव में अभी भी उनके प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कला थीं और वे उन्हें अधिकतम संभव स्तर की शक्ति को उन्मुक्त करने की अनुमति देंगी। तुमने अंदर और समय क्यों नहीं बिताया? जब निंग स्पेलवेल से बाहर निकला तो उसने देखा कि सू यूजी और पिलसेंट प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे। पिलसेंट ने कहा, वास्तव में हमें ज्यादा तकनीकों या मंत्रों की जरूरत नहीं थी, 2 या 3 दिन काफी थे। सू यूजी ने कहा, हम दोनों के पास पहले से ही अपनी तकनीकें हैं जिनका हमने अभी तक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। पिलसेंट का ध्यान कीमिया पर था और 7 लीफ पल अध्यायों के पहले 6 अध्याय सचमुच उसके लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त थे। सू यूजी के लिए भी यही सच था। गुरुजी, क्या आपने अपनी तकनीकें चुन ली हैं? सू यूजी ने उत्सुकता से पूछा। मेरे पास है। निंग संरक्षक गोलेम के पास गया, फिर हाथ हिलाकर उन 7 जेड स्क्रॉल को दिखाया। गोलेम ने अपनी ज्वलंत निगाहें उन जेड स्क्रॉल की ओर घुमाईं, फिर शांति से कहा, इन 7 गुप्त कलाओं की कीमत कुल 12 मिलियन क्यूब अराजकता अमृत होगी। इतना? सू यूजी और पिलसेंट दोनों अवाक रह गए। लो, निंग ने एक जेड बोतल निकाली। संरक्षक गोलेम ने उसे लिया, उसकी जांच की, फिर 7 जेड पर्चियों की ओर उंगली हिलाते हुए सिर हिलाया। तुरंत 7 जेड पर्चियों की सतह पर प्रकाश की परतें दिखाई दीं। उन पर लगे प्रतिबंधात्मक मंत्र अस्थायी रूप से हट गए थे। निंग ने तुरंत अपनी दिव्य बुद्धि को जेड पर्चियों में झोंक दिया। उसने पहले तो उन्हें किसी और को न सिखाने की जिंदगी भर कसम खाई, फिर उन 7 को याद करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें याद कर लिया है। निंग ने 7 जेड पर्चियां गोलेम को वापस लौटा दी। अच्छा, गोलेम ने पर्चियां स्वीकार की, फिर हाथ हिलाया और प्रतिबंधात्मक मंत्रों को फिर से प्रकट कर दिया। गोलेम ने फिर उन्हें उछाला और उन्हें स्पेलवेल्ट में वापस भेज दिया। चलो चलें। निंग बहुत खुश था। स्काईवुड संप्रदाय से संबंधित विश्व स्तरीय सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग इस पूरे समय उनका इंतजार कर रहे थे और अब उन्होंने उनका नेतृत्व करना जारी रखा। स्काईवुड सिटी में जादुई खजाने बेचने वाली कितनी जगहें हैं? निंग ने पूछा। सबसे अच्छा तो स्वाभाविक रूप से हमारे स्काईवुड संप्रदाय का प्लूमेसुअर हॉल है, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। जादुई खजानों के व्यापार में शामिल होने से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। डाउलॉर्ड अक्सर कुछ लाख धनों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते थे, लेकिन 8 पवित्र नगरों के नीलामी हॉल अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ हर दिन बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे। लेकिन जाहिर है 8 पवित्र नगरों में साधारण संगठन इस आकर्षक व्यापार में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं थे। मेरा सवाल था, कितने? निंग ने दोहराया। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हार मानते हुए कहा, कुल 3। पहला हमारे स्काईवुड संप्रदाय का प्लूमेसुअर हॉल है, बाकी 2 जगहें ब्लैक वाटर पवेलियन और यूनिवर्सल ट्रेजर्स हॉल हैं। हालांकि ये जगह स्काईवुड सिटी है, इसलिए हमारे प्लूमेसुअर हॉल में बाकी 2 जगहों से कहीं ज्यादा खजाने हैं। तो चलो प्लूमेसुअर हॉल चलते हैं, निंग ने हंसते हुए कहा। अब जब उसके पास गुप्त कलाएं थीं, तो उसे उनमें प्रशिक्षण लेने के लिए जरूरी खजाने खरीदने थे। उदाहरण के लिए उसके पास अभी भी दाव बिजली और दाव जल की कमी थी। हमारे स्काईवुड संप्रदाय का प्लूमेसुअर हॉल वहाँ है। सफेद वस्त्रधारी उस बुजुर्ग ने बादलों तक ऊंची उठी हुई बेहद खूबसूरत 9 मंजिला मीनार की ओर इशारा किया। मीनार से 30,000 मीटर ऊपर तक प्रकाश की एक आभा उठ रही थी और वह सुरक्षात्मक मंत्रों की परतों से सुरक्षित थी। प्लूमेसुअर हॉल वह जगह थी जहाँ स्काईवुड संप्रदाय ने अपने अनगिनत खजाने जमा किए थे। स्वाभाविक रूप से ये कड़ी सुरक्षा में था। प्लूमेसुअर हॉल में अक्सर खजानों की नीलामी होती रहती है। लगभग 1 महीने बाद एक और नीलामी होगी, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। समय आने पर आप जाकर देख सकते हैं। खजाने की नीलामी की कोई जरूरत नहीं। निंग सीधे प्लूमेसुअर हॉल की ओर उड़ चला। बैडलैंड्स क्षेत्र के वेवशिफ्ट सिटी जैसी जगहों पर खजानों की नीलामी कम ही होती थी, लेकिन ये स्काईवुड सिटी थी जो दाओ गठबंधन के 8 पवित्र शहरों में से एक थी। प्लूमेसुअर हॉल, ब्लैक वाटर पवेलियन और यूनिवर्सल ट्रेजर्स हॉल में अक्सर नीलामी होती रहती थी। जब निंग सुरक्षात्मक बाधाओं को पार कर गया तो उसने महसूस किया कि खजाने की आभा का एक सैलाब ज्वार की लहर की तरह उसकी ओर बह रहा है। यहाँ सचमुच खजानों का पहाड़ है। निंग ने प्लूमेसुअर हॉल के मुख्य द्वार के पीछे एक नजर डाली।
उसने हॉल के अंदर जादुई खजानों की एक अद्भुत संख्या देखी जो ब्राइट शो साम्राज्य के 12 महलों में से किसी से भी 10 गुना ज्यादा थी। गुणवत्ता की दृष्टि से दाव गठबंधन के पास हर चीज किसी और से कहीं ज्यादा थी, चाहे वह साधक हों, खजाने हों या तकनीकें। पिलसेंट यूजी, अब जब तुम दाव लॉर्ड्स बन गए हो तो तुम्हें अच्छे खजानों की जरूरत होगी ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सको। निंग ने कहा, जाओ और जो भी चाहिए खरीद लो, लेकिन उसे 5 लाख क्यूब से कम रखना। 5 मिलियन क्यूब? पिलसेंट और सू यूजी दोनों ही हैरान थे। शर्माओ मत पिलसेंट, तुम एक कीमियागर हो। तुम्हें न सिर्फ एक अच्छी कीमियागर की जरूरत है बल्कि कई कीमती सामग्री की भी जरूरत है, वरना तुम कैसे बेहतर बनोगे। निंग ने आगे कहा, यूजी तुम अब काफी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास उपयुक्त खजाने हों तो तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। दोनों ने मरते दम तक उसका साथ देने की कसम खाई थी। वे उसके हमेशा के लिए अनुचर बन जाएंगे। अब जब निंग के पास पर्याप्त संसाधन थे तो वह उसके साथ ज्यादा कंजूसी नहीं कर सकता था। अगर नवनवीनता कलाओं में प्रशिक्षण के लिए उसे ढेर सारे संसाधनों की जरूरत न होती तो शायद वह उनके साथ और भी ज्यादा उदार होता। अंदर चलो। निंग तुरंत प्लूमेसुआ हॉल में दाखिल हुआ। तीनों के बीच बातचीत एक मौन मानसिक चर्चा थी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग इसे सुन ले। वरिष्ठों, मैं अब जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप प्लूमेसुआ हॉल में मौजूद सेवकों से मिल सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने उस बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। उसका मुख्य उद्देश्य इन तीनों को प्लूमेसुआ हॉल भेजना और यह सुनिश्चित करना था कि वे इन तीनों से अच्छी खासी कमाई करें। प्लूमेसुआ हॉल में सब कुछ समाया हुआ था। खूबसूरत औरतें बादलों जितनी आम थीं, और हालांकि वे सू यूजी जितनी खूबसूरत नहीं थीं, फिर भी वे चकाचौंध और मनमोहक थीं। जादुई खजाने और अनोखी चीजें हर जगह थीं। सबसे सस्ती कुछ 100 क्यूब्स की थीं और सबसे महंगी तो बेशकीमती थीं। वरिष्ठ, आप क्या खरीदना चाहते हैं? प्लूमेसुआ हॉल ने अनंत अराजकता चक्रों में अनगिनत खजाने जमा किए हैं। हमारे पास यहाँ सब कुछ है। निंग के बगल में एक महिला परिचारिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ा लाल रोए थे, लेकिन इससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। ये उन खजानों की सूची है जिनकी मुझे जरूरत है। निंग ने एक जेड पर्ची निकाली और उसे आगे बढ़ा दिया। मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या होगी। चमकदार महिला परिचारिका ने जेड पर्ची स्वीकार करते हुए मुस्कुराई, फिर अपनी दिव्य बुद्धि को उसमें डाल दिया। ऐसा करते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह खुद को रोक नहीं पाई और अपना सिर उठाकर निंग की ओर देखने लगी। कितना प्रभावशाली आदमी था वह। तो सेकंड सटिप का डाउनलॉर्ड था, लेकिन इतने सारे कीमती खजाने खरीदना चाहता था। कुल मिलाकर ये करोड़ों घनों के बराबर होगा। मैं कुछ पूछताछ करने जा रही हूँ। कृपया थोड़ी देर रुकिए, सीनियर अटेंडेंट ने धीमी आवाज में कहा। फिर वह अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट देने चली गई। निंग ने कुछ समय प्लूमेसुआ हॉल में यूं ही टहलते हुए और उसके खजानों को निहारते हुए बिताया। उसकी सूची में सभी नवनवीनता कलाओं के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सभी अनमोल खजाने शामिल थे। और हाँ, उसके पास पहले से ही 7 प्रकार की दाव बिजली और दाव जल मौजूद थे। मुख्य समस्या ये थी कि निंग के पास जो थे वे सस्ते थे। ब्राइट शो साम्राज्य में सबसे महंगी प्रकार की दाव बिजली, फेलवल्ट बिजली, के लिए 19 लाख घन अराजकता अमृत की आवश्यकता थी। निंग को जिन 2 प्रकार की दाव बिजली और दाव जल की आवश्यकता थी वे सबसे महंगे थे। बाकी 7 नवीनता कलाओं की बात करें तो उसे सब कुछ चाहिए था। साथ ही दाववादी चांदी के वस्त्र पहने दावलॉर्ड वहां आया। निंग को देखते ही उसने उसे मन ही मन संदेश भेजा। तुम्हें सचमुच ढेर सारे जादुई खजानों की जरूरत है। हालांकि प्लूमेसुआ हॉल तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता है। हम निंग ने सिर हिलाया। ये वस्तुएं ब्राइट शो साम्राज्य में भी मौजूद थीं। निंग को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि 8 पवित्र नगरों में से एक का शासक स्काईवुड संप्रदाय भी इन्हें प्राप्त करने में सक्षम था। इसकी कीमत कितनी होगी? निंग ने पूछा। कुछ अराजकता अग्नि और अराजकता वायु हम तुम्हें उपहार के रूप में दे सकते हैं। बाकी, हालांकि कुल मिलाकर इसकी कीमत लगभग 38 मिलियन क्यूब अराजकता अमृत होगी। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड ने निंग की ओर देखा। वह वास्तव में काफी उत्सुक था। क्या द्वितीय चरण का डाउनलॉर्ड सचमुच इतना उत्पादन कर पाएगा? ये समझना होगा कि जब वास्तेवन पैलेस ने पैट्रियार्क क्लियरविन से उसके खजाने के लिए जबरन वसूली की थी, तब भी वह लगभग 2 मिलियन क्यूब ही हासिल कर पाया था। ये बहुत महंगा है। निंग ने सिर हिलाया। मैं ये चीजें ब्राइट शो किंगडम में इससे भी कम में खरीद सकता हूँ। ब्राइट शो किंगडम? चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड चौंक गया। उसने तुरंत कहा, तो फिर 36 मिलियन क्यूब के बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत कम कीमत है। मुझे लगता है। साथ ही दाववादी, आप जानते होंगे कि इन चीजों की अनुमानित कीमत क्या है? निंग मन ही मन अवाक रह गया। अगर उसने ये चीजें ब्राइट शो किंगडम में खरीदी होती तो उनकी कीमत सचमुच लगभग 36 मिलियन क्यूब होती। मैं सबसे पहले ब्लैक वाटर पवेलियन और यूनिवर्सल ट्रेजर हॉल देखने जाऊंगा। मुझे सबसे अच्छी कीमत ढूंढनी होगी। बिल्कुल, निंग ने कहा। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड का चेहरा थोड़ा सा तमतमा उठा। कुछ देर मोलभाव करने के बाद आखिरकार वे 34 मिलियन क्यूब की कीमत पर सहमत हुए। आखिरकार तीनों बाजारों में कुछ प्रतिस्पर्धा तो थी ही, कीमत को काफी कम करना तो संभव था। तुम्हारे सारे खजाने तैयार हैं। साथ ही दाववादी, तुम मुझे बस अराजकता अमृत दे सकते हो। चांदी के वस्त्र पहने दावलॉर्ड ने निंग की ओर देखा। क्या आप बहुमूल्य खनिजों में भुगतान स्वीकार करते हैं? निंग ने अचानक पूछा। खनिज? चांदी के वस्त्र पहने दावलॉर्ड चौंका। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है,
खनिज, उदाहरण के लिए डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन। निंग वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सारे कैओस नेक्टर और कैओस ज्वेल्स मिलकर भी 34 मिलियन क्यूब की कीमत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पुस्तक 29, अध्याय 32। क्या बकवास है। हालांकि दिवंगत तलवार हेजमोन ने उसके लिए 50 लाख खन छोड़े थे, लेकिन उसने उनमें से 10 लाख 3 लोगों में ही छोड़ दिए थे। 3 लोगों को अपने विकास के लिए उस धन की आवश्यकता होगी। जहां तक पैट्रियार्क क्लियरविंड से मिले धन की बात है, वह उसके अवतार के निर्माण के लिए आरक्षित था। जी निंग के पास अराजकता अमृत और अराजकता रत्नों की कुल मात्रा लगभग 30 लाख खन थी, और उसने सू यूजी और पिलसेंट को उनकी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए 5 लाख तक देने का वादा पहले ही कर दिया था। इस प्रकार निंग के पास काफी कुछ कमी थी। उसे अपना डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन अयस्क लगाना होगा। डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन अयस्क। बेशक प्लूमेसोअर हॉल इसे खरीदने को तैयार होगा। मेरे पीछे आओ। एक अलग डाउनलॉर्ड को विशेष वस्तुओं और मूल्यवान खजानों के लिए खरीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड। ठीक है। निंग चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड के पीछे पीछे प्लूमेसोअर हॉल में और अंदर जाने लगा। वे एक चौड़े गलियारे से गुजरे और थोड़ी देर बाद गलियारे के दूसरे हिस्से से एक दुबला पतला धूसर वस्त्र पहने आदमी निकला। उसने उन दोनों की तरफ एक नजर डाली, फिर उनके पास से निकल गया। जब धूसर वस्त्रधारी आदमी प्लूमेसोअर हॉल से बाहर निकला तो उसकी आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी। दूसरी सीढ़ी के उस डाउनलॉर्ड को सचमुच प्लूमेसोअर हॉल के महत्वपूर्ण हिस्सों में आमंत्रित किया जा रहा था। धूसर वस्त्रधारी आदमी ने मन ही मन सोचा, उस जगह का इस्तेमाल करोड़ों घनों से भी ज्यादा कीमत के बहुमूल्य खजानों को बेचने के लिए किया जाता है। वह कई बार प्लूमेसोअर हॉल जा चुका था, इसलिए वह जल्दी ही समझ गया कि क्या हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरे चरण के एक छोटे से डाउनलॉर्ड के पास 10 लाख घनों से भी ज्यादा का खजाना होगा। दुबले पतले भूरे वस्त्रधारी आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके विचारों में लालच और हिंसा दोनों भर गए। मैंने अनगिनत सालों से मास्टर का अनुसरण किया है और कई खतरनाक जगहों पर गया हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ कुछ लाख घनों का खजाना है। अगर मैं उसे मार दूं तो उसके सारे खजाने मेरे हो जाएंगे। लेकिन समस्या यह है, अगर उसके पास इतना खजाना है तो उसने जरूर असाधारण घटनाओं का अनुभव किया होगा। क्या मुझे उस पर हमला करना चाहिए या नहीं? धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर अपना मन बनाया। साधना का मार्ग स्वभावतः ही खतरनाक होता है। मैं तीसरे चरण का दाउलॉर्ड हूँ, जबकि वह केवल दूसरे चरण का दाउलॉर्ड है। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? मैं उस पर हमला करूंगा। अगर मैं जीत गया तो उसका खजाना मेरा हो जाएगा। अगर मैं हार गया तो भी मैं बच निकलूंगा। काफी देर सोचने के बाद धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने देखा कि भले ही दूसरे चरण का ये डाउनलॉर्ड एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी उसे बिना किसी चोट के वापस लौटना चाहिए। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत पास के बादलों से घिरे महल की ओर उड़ गया और वहां से निगरानी रखने की तैयारी कर रहा था। उसने किसी और से मदद मांगने का इरादा नहीं किया था। किसी कमजोर व्यक्ति से मदद मांगना व्यर्थ था, जबकि उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति शायद लूट का बड़ा हिस्सा मांग लेगा। वह ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता था। साधना का यही स्वभाव था। कुछ साधक दाव पर ध्यान केंद्रित करते थे और खतरनाक अनुभवों से गुजरते हुए खुद को संयमित करते थे। हालांकि कुछ अन्य साधक अपने साथियों की संपत्ति लूटना पसंद करते थे। आखिरकार ये खजाने जमा करने का सबसे तेज तरीका था, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक था, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता था कि आपके लक्ष्य के पास कौन सी गुप्त हत्या तकनीकें या तुरुप के पत्ते होंगे। हर चीज में समझौते होते हैं। लूटपाट से बड़े इनाम मिलते थे और इसलिए अभी भी कई दाउलॉर्ड ऐसी गतिविधियों में शामिल होने को तैयार थे। आखिरकार एक सफल हत्या से आश्चर्यजनक इनाम मिल सकता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने दिल के सच्चे रहे और हत्या या डकैती में शामिल नहीं हुए। निंग उनमें से एक था। अगर दूसरे डाउनलॉर्ड्स उसके लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करते तो वह उनसे दुश्मनी भी नहीं करता। निंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह निशाना बन गया है। वह खुशी खुशी अपने डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन के भंडार को 92 लाख क्यूब कैओस नेक्टर की भारी भरकम रकम में बेच रहा था, और फिर उसने पिलसेंट और सू यूजी के लिए कई चीजें खरीदी। अब जब मेरे पास ये हाथ स्पिरल है तो मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। सू यूजी ने खुशी से सफेद सीप के आकार का खजाना अपने हाथों में थामा, फिर निंग की ओर देखा। शुक्रिया गुरु। वी ही। पिलसेंट भी अपने नए खजानों का जश्न मना रहा था। निंग की बात करें तो वह खुश भी था और संतुष्ट भी। हाथ स्पिरल बेहद शक्तिशाली था और यह सू यूजी जैसे आकर्षण के मार्ग पर चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए एकदम उपयुक्त था। हालांकि इसके लिए उसे 58 लाख क्यूब कैओस नेक्टर की कीमत चुकानी पड़ी थी। सू यूजी काफी देर तक हाथ स्पिरल पर विचार करता रहा। उसे खरीदना चाहता था, लेकिन जानता था कि इसकी कीमत 5 लाख क्यूब की सीमा से ज्यादा है। अंत में जब निंग ने अपनी 9 नवीनता कलाओं के लिए आवश्यक सामग्री खरीद ली तो उसने उसे हाथ स्पिरल को घूरते हुए देखा और उसके लिए उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पिलसेंट की बात करें तो उसने एक अच्छी भट्टी और कई तरह की रसायन सामग्री खरीदी थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 2 लाख क्यूब थी। उफ, मेरे पास तो बस कुछ लाख ही बचे हैं। निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे। उदाहरण के लिए वह सम्राट हाथस्वॉर्ड की हाथस्वॉर्ड तकनीक की पूरी प्रति का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन ये बहुत महंगी थी। उस तकनीक की लागत 9 नवीनता कलाओं से कई गुना ज्यादा थी। उसके लिए इसे वहन करना संभव नहीं था। इसके अलावा निंग ने हाथस्वॉर्ड मुद्रा की पहली 10 मुद्राएं बहुत पहले ही सीख ली थीं।
हॉटस्वॉर्ड का असली मूल्यवान पहलू इसके धारकों को अपनी हृदय शक्ति को अपनी तलवार कला के साथ सही मायने में कैसे मिलाया जाए, इसके रहस्यों को सिखाना था। निंग के लिए पहली 10 मुद्राएं पहले से ही शोध के लिए पर्याप्त थीं, खासकर ये देखते हुए कि निंग अभी भी पूरी तरह से हार्टफोर्स कल्टीवेटर नहीं बना था। कोई जल्दी नहीं थी। भविष्य में जैसे जैसे वह अपनी साधना पथ पर और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, उसे अपनी हृदय शक्ति तकनीकों को अपनी तलवार के ताव के साथ पूरी तरह से मिलाना होगा। तभी वह और अधिक शक्तिशाली बन पाएगा। देर सवेर उसे हृदय तलवार की पूरी नियमावली प्राप्त करनी होगी। अब जाने का समय हो गया है, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। सु यूजी ने हाथ स्पिरल को बहुत खुशी से अपने हाथों में पकड़ लिया। हम कहाँ जा रहे हैं, गुरुजी? पिल्सेंट ने पूछा। पहले चलो स्काईवुड संप्रदाय के भीतर एक संपत्ति किराए पर लेते हैं, निंग ने कहा। स्काईवुड शहर में किराए के लिए 1 लाख से ज्यादा संपत्तियां थीं जो स्थानीय साधकों को उपलब्ध थीं। बस उन्हें थोड़ा सा अराजकता अमृत खर्च करना होता था। ये वास्तव में ज्यादा नहीं था। निंग के पास मौजूद अराजकता अमृत के कई लाख घन उसके लिए 10 से ज्यादा अराजकता चक्रों तक यहाँ रहने के लिए पर्याप्त थे। निंग बस इन संपत्तियों में बसना चाहता था ताकि उसे सभी नवनवीनता कलाओं में महारत हासिल करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके। अब उसके पास अपनी तकनीकें और अपने खजाने थे। अब नवनवीनता कलाओं में महारत हासिल करने का समय आ गया था। वह बाहर आया। दुबला पतला भूरे वस्त्र वाला आदमी अपने दूर महल के बसेरे से प्लूमेसोआ हॉल को गौर से देख रहा था। निंग का 3 लोगों का समूह अभी अभी प्लूमेसोआ हॉल से उड़ान भरकर निकला था। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। बादलों के बीच से उड़ते हुए वे बातें कर रहे थे। निंग का मूड बहुत अच्छा था क्योंकि वह यहाँ उन्हीं नव ज्ञान कलाओं के लिए आया था। हालांकि उसका अराजकता रस का भंडार लगभग समाप्त हो चुका था, फिर भी उसने वह सब कुछ कर लिया था जो वह करना चाहता था। अरे, निंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं। एक दुबला पतला धूसर वस्त्र पहने डाउलॉर्ड सीधे उसकी ओर उड़ रहा था। स्काईवुड सिटी, जो कि दाव गठबंधन का एक पवित्र शहर है, में डाउलॉर्ड्स का सामना होना सामान्य बात थी। लेकिन निंग को सतर्क रहने की वजह ये थी कि यह डाउलॉर्ड वही था जिसका सामना उसने पहले प्लूमेसोआ पैलेस में किया था। यद्यपि उन्हें तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन सतह पर वे मुस्कुराते रहे और सु यूजी तथा पिल्सेंट को आगे ले गए। धमाका! अचानक एक काली धुंध फैल गई, इतनी घनी कि नंगी आंखों से उसके आर पार देखना मुश्किल था। इसने पल भर में उनके आसपास के हजारों किलोमीटर के इलाके को ढक लिया, और जैसे ही ऐसा हुआ, निंग पर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह छा गया। निंग ने जैसे ही काली धुंध को आते देखा, उसने तुरंत सु यूजी और पिल्सेंट को अपनी संपत्ति के खजाने में खींच लिया। अदृश्य शक्ति का उभार सीधे निंग की आत्मा पर प्रहार कर रहा था। अगर निंग सचमुच दूसरे चरण का एक साधारण डाउलॉर्ड होता तो वह इस चाल का शिकार हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से धूसर वस्त्रधारी डाउलॉर्ड का प्रतिद्वंद्वी जी निंग था। रूह कंपा देने वाली तकनीक, ये तो यूजी की तकनीक से भी मेल नहीं खाती। हालांकि निंग को हमले की ज्यादा चिंता नहीं थी, फिर भी वह जवाबी हमले में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार था। जब शेर खरगोश का शिकार करता है, तब भी वह पूरी ताकत से हमला करता है। मर जा। धूसर वस्त्रधारी उस आदमी के कुल 6 हाथ थे और हर एक में एक घुमावदार तलवार थी। जैसे ही वह निंग की ओर तलवारों से वार कर रहा था, उसकी तलवारों की रोशनी हवा में गूंज रही थी। निंग के आसपास का इलाका दरकने और बिखरने लगा और हर जगह तलवारों की रोशनी दिखाई देने लगी। पहले मेरा दिल दहलाने की एक गुप्त कला, फिर मेरी मौत पक्की करने के लिए नजदीकी मुकाबला। कितना घटिया आदमी है। निंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे एक उत्तर धनुष तलवार प्रकट हुई। तोड़ो। निंग ने अपनी तलवार से वार किया। उसका वार हर लिहाज से सामान्य लग रहा था, और फिर भी, हालांकि भूरे वस्त्रधारी आदमी ने ही सबसे पहले वार किया था, निंग की तलवार उसके माथे में घुस गई थी, इससे पहले कि उसकी कृपाण की रोशनी निंग के पास पहुंचती। तेज, अवर्णनीय रूप से तेज। यह निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव का ब्लड ड्रॉप स्टांस था। निंग के 5 सर्वोच्च दाव में से अब तक सिर्फ उसका ब्लड ड्रॉप स्वॉर्ड इंटेंट ही सबसे ज्यादा कामयाब रहा था, और इसलिए उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव का ब्लड ड्रॉप स्टांस उस समय उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार था। अब वह पैट्रियार्क क्लियरविंड से लड़ते समय की तुलना में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, और इस प्रहार की शक्ति पैट्रियार्क क्लियरविंड के घातक प्रहार के करीब थी। कैसे? धूसर वस्त्रधारी आदमी की आंखों में भय और आश्चर्य के भाव उभर आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी 6 कटारें इस व्यक्ति की तलवार को छू या रोक भी नहीं पा रही थीं? उसका प्रतिद्वंद्वी इतना तेज कैसे हो सकता है? धमाका! ब्लड ड्रॉप स्टांस की पूरी भेदक शक्ति ने धूसर वस्त्रधारी आदमी के शरीर में गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वह तुरंत धूल में बदल गया। वह आदमी वहीं मर गया। ये याद रखना जरूरी है कि पैट्रियार्क क्लियरविंड का घातक प्रहार चौथे चरण के कमजोर डाउलॉर्ड्स को भी मार गिराने में सक्षम था। निंग का ये प्रहार भी ज्यादा कमजोर नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्लूमेसोआ हॉल से निकलते ही मुझ पर हमला हो जाएगा। निंग ने हाथ हिलाकर उस खजाने को इकट्ठा किया जो धूसर वस्त्रधारी आदमी पीछे छोड़ गया था। खजानों के आकर्षण से साधक भी अछूते नहीं हैं। धमाका! अचानक दूर 1 लाख से ज्यादा की जागीर से एक भयावह काली धुंध का गुबार निकला। निंग ने मुड़कर देखा तो धुंध से एक जोड़ी आंखें निकली और उसे जानलेवा नजरों से घूर रही थीं। सील! दूर से शक्ति की एक अदृश्य लहर फैल गई। हालांकि यह हमला बहुत दूर से हुआ था, लेकिन निंग जिस क्षेत्र में था वह लगभग तुरंत ही बंद हो गया। निंग के अवचेतन ने तुरंत उसे चेतावनी देना शुरू कर दिया कि एक भयानक खतरा आ रहा है, और खतरे का स्तर बिल्कुल वैसा ही था जैसा निंग ने एज्योर फ्लावर एस्टेट में सामना किए गए अनंत सम्राटों से उत्पन्न किया था।
निंग का दिल कांपने लगा। वह जानता था कि स्थिति भयावह है और उसे स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि तीसरे चरण के जिस डाउलॉर्ड को उसने अभी अभी मारा था उसका किसी बड़ी शक्ति से जरूर कोई संबंध रहा होगा। क्या हो रहा है? कुछ क्षण पहले निंग बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन अब उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। छिप जाओ। निंग के पास कोई चारा नहीं बचा था। वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया। स्वर्गीय दास की सीमाओं से 10 गुना तेज गति से आगे बढ़ते हुए वह पास के प्लूमेसोअर हॉल में वापस जा घुसा। पुस्तक 29 अध्याय 33 डाउलॉर्ड कोंगसन। प्लूमेसोअर हॉल बहुत पास था, इसलिए जी निंग लगभग तुरंत ही उसके अंदर वापस उड़कर जा सकी। दाओ गठबंधन के नियमों के अनुसार 8 पवित्र नगरों के विभिन्न महलों और संपदाओं की रक्षा करने वाले प्रतिबंधात्मक मंत्रों के भीतर हिंसात्मक कार्य करना पूर्णतः वर्जित था। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता उसे मार दिया जाता और उसके दाव को नष्ट कर दिया जाता। यह आदमी बहुत ताकतवर है, लेकिन शायद पूरे दाव गठबंधन के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्लूमेसोअर हॉल में छिपने के बाद निंग थोड़ा निश्चिंत हो गया। महल के स्वामी डॉनस्टार या दाव लॉर्ड ऑलगॉड जैसे ऐतिहासिक महापुरुषों ने भी दाव गठबंधन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। दाव गठबंधन की जड़ें अथाह गहरी थीं और यह पूरे अंतहीन प्रदेशों का सबसे बड़ा संगठन था। दाव गठबंधन को चुनौती तीनों हेगेमॉन में ऐसा करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन वे भी वास्तव में ऐसा नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी गड़बड़ी है? क्या हो रहा है? प्लूमेसोअर हॉल के अंदर मौजूद ग्राहक और नौकर चाकर सब बाहर की ओर देख रहे थे। हालांकि निंग और भूरे वस्त्रधारी आदमी के बीच की लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई थी, लेकिन इससे काफी हलचल भी मच गई थी। निंग के पास दूसरों की निगाहों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। उसका ध्यान बाहर हो रही घटनाओं पर केंद्रित था। फुफ। दूर जमे हुए स्थान के किनारे पर अचानक काली धुंध का एक गोला दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह काली धुंध एक मानव आकृति में बदल गई। यह एक आदमी था जिसने लंबे खूबसूरत काले कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल लाल थे और आंखें लाल थीं, जिनमें एक दुष्ट जानलेवा इरादे भरे हुए थे। वह प्लूमेसोअर हॉल में छिपे निंग को घूर रहा था। निंग भी उस आदमी को घूर रही थी। दोनों की नजरें हवा में टकरा गईं। काफी साहसी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे शिष्य कोंगसान को मारने का साहस किया। डाउलॉर्ड कोंगसान वहां शून्य में शांति से खड़ा था, जिससे एक अलौकिक प्रभुत्व का आभामंडल निकल रहा था। यह आभामंडल अत्यधिक आत्मविश्वास से उपजा था, जो उस व्यक्ति से उत्पन्न हुआ था जो एक अत्यंत उच्च स्तरीय साधना तक पहुंच गया था, जिससे वह बिना किसी वरिष्ठ से मिले अनंत प्रदेशों में विचरण कर सकता था। कोंगसान। निंग ने ये नाम सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसके स्टार मैप में अनंत प्रदेशों के कुछ प्रसिद्ध डाउलॉर्ड्स के बारे में कुछ अभिलेख थे। हालांकि कोंगसान के बारे में उसके पास जो अभिलेख थे वे बहुत विस्तृत नहीं थे, फिर भी उसे इस बात का एक मोटा अंदाजा था कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। डाउलॉर्ड कोंगसन। निंग प्लूमेसोअर हॉल की सुरक्षा घेरे में रहा और ऊंची आवाज में बोला, मुझे लगता है आपकी शक्ति के कारण आपको पता है कि अभी क्या हुआ था। आपके शिष्य ने मुझे मारने के इरादे से अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसे कोई परेशानी नहीं पहुंचाई। चूंकि उसने मारने के लिए वार किया था, इसलिए मुझे उसे मारने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैंने तो बस एक ही तलवार से वार किया था। उसने तुम पर घात लगाकर हमला किया था और तुम्हें मारना चाहता था। वह असफल रहा और तुमने उसे मार डाला। ये सब बहुत सामान्य है। दूर खड़े डाउलॉर्ड कोंगसन ने शांति से निंग को देखा, लेकिन निंग अपने दिल में एक ठंडी सी अनुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन वह फिर भी मेरा शिष्य था। चूंकि तुमने मेरे शिष्य को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुममें धैर्य है तो तुम्हें जीवन भर प्लूमेसोअर हॉल में ही रहना चाहिए। जैसे ही तुम वहां से निकलोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें छिपी हत्यारी मंशा साफ और भारी थी। बातचीत करने लायक कुछ भी नहीं था। हम्फ। निंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर मुड़कर चला गया। प्लूमेसोअर हॉल के सभी साधक और सेवक उत्सुकता से निंग और डाउलॉर्ड कोंगसन की बातचीत सुन रहे थे। ये सफेद चोगा पहने डाउलॉर्ड तो बर्बाद हो गया। इसने डाउलॉर्ड कोंगसान को सचमुच बहुत गुस्सा दिला दिया। डाउलॉर्ड कोंगसान का गुस्सैल स्वभाव देखते हुए वो इस बच्चे को किसी भी कीमत पर मार ही डालेगा। बेचारा कमीना। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह कोंगसन के शिष्य की हत्या करके बच निकल सकता है? लेकिन सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड भी काफी दुर्जेय है। वह साफ तौर पर दूसरे चरण का डाउलॉर्ड ही है, लेकिन वह डाउलॉर्ड कोंगसन के शिष्य को आसानी से मार सकता था। वह शिष्य कई बार प्लूमेसोअर हॉल आया था, अक्सर अपने गुरु के सहायक के रूप में। फिर भी वह तीसरे चरण का डाउलॉर्ड ही था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह पलक झपकते ही मारा जाएगा। उसे अपने गुरु से उसे बचाने के लिए विनती करने का भी मौका नहीं मिला। ये साधक और सेवक आपस में बातें कर रहे थे। खासकर प्लूमेसोअर हॉल के सेवक अपनी बातों में खास तौर पर लापरवाह थे। वे भले ही कमजोर थे, लेकिन वे स्काईवुड संप्रदाय के थे। स्काईवुड शहर में एक कठोर नियम था, स्काईवुड संप्रदाय के अनुयायियों को छुआ तक नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट भी स्काईवुड शहर की सीमा के भीतर इस नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस प्रकार का नियम 8 पवित्र नगरों में एक संयुक्त नियम था। फुस। निंग एक बार फिर हॉल में दाखिल हुआ। किसानों और नौकरों ने निंग की ओर देखा और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसके बारे में बातें करना बंद कर दिया। निंग के चेहरे पर गंभीरता थी और उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। जाहिर था वह काफी परेशान था। डाउलॉर्ड कोंगसन का निशाना बनना वाकई काफी तकलीफदेह था। फिर भी निंग उससे ज्यादा डरता नहीं था। मृतक हेगेमॉन ने उसे 2 दाव सीलें दी थीं, जिनमें हेगेमॉन के पूरे जोर से वार करने की शक्ति थी। अगर जरूरत पड़ी तो वह उनमें से एक का इस्तेमाल कर ही देगा।
हालांकि निंग अच्छी तरह जानता था कि वे 2 दाव सीलें कितनी कीमती थीं। वे अनमोल खजाने थे। तलवार हेगेमॉन उन्हें बनाने की कीमत तभी चुकाने को तैयार हुआ था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत निश्चित है। ये 2 दाव सीलें आने वाले लंबे समय तक निंग के लिए सुरक्षात्मक जीवन रक्षक ताबीज साबित होंगी। निंग उनका इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक उसे सचमुच जरूरत न पड़े। वरिष्ठ, जिस महिला परिचारिका ने पहले निंग का स्वागत किया था, वह एक बार फिर उसके पास आए। ठीक है, मैंने सुना है कि 1 महीने बाद प्लूमेसोआ हॉल में खजाने की नीलामी होने वाली है। निंग ने अचानक हंसते हुए पूछा। आसपास के मेहमान और परिचारक सभी मन ही मन आश्चर्यचकित थे। दूसरे चरण का ये डाउनलॉर्ड ऐसे समय में भी हंस सकता था। महिला परिचारिका ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ वरिष्ठ, अब से 1 महीने बाद प्लूमेसोआ क्लाउड सचमुच एक खजाने की नीलामी आयोजित करेगा। इस बार काफी खजाने बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और आरक्षित मूल्य बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत कम होंगे। हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो सस्ता भी हो और उपयोगी भी। खजाने की नीलामी की कम आरक्षित कीमतें ही मुख्य कारण थीं कि वे साधकों के लिए इतनी आकर्षक थीं। मुझे डाउनलॉर्ड कोंगसन निशाना बना रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। मेरे पास करने के लिए और कोई बेहतर काम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी इस खजाने की नीलामी देख लूं। निंग हंसा। मुझे एक निजी कमरा दे दो, मैं उस खजाने की नीलामी शुरू होने का 1 महीना इंतजार करूंगा। हो गया। महिला अटेंडेंट ने बार बार सिर हिलाया। कृपया मेरे पीछे आइए। हर खजाने की नीलामी के लिए कुछ बेहद सस्ती सीटें थीं, लेकिन निजी एकांत कमरे भी थे। अगर आप अपनी पहचान गुप्त रखते हुए कुछ बेहद कीमती खजाने खरीदना चाहते थे तो आप आमतौर पर उन निजी कमरों में से किसी एक का इस्तेमाल करते थे। जब तक आप अंदर रहेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। यह उन नियमों में से एक था जो प्लूमेसोआ हॉल ने बहुत पहले ही बना दिए थे। जब परिचारिकाओं और मेहमानों ने निंग को महिला परिचारिका के साथ जाते देखा तो वे एक बार फिर अटकलें लगाने लगे। सफेद वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड बहुत शांत दिख रहे हैं। सहमत। वह जानता है कि डाउनलॉर्ड कोंगसन बाहर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी वह आराम कर सकता है और खजाने की नीलामी में हिस्सा ले सकता है। मेरी राय में वह संभवतः बहुत लंबे समय तक इस हॉल के अंदर रहेंगे। निंग अपने आसपास हो रही गपशप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। जल्द ही वह और परिचारिका दोनों एक निजी कमरे में पहुंच गए। डाउनलॉर्ड्स बहुत लंबे समय तक रहते थे। खजाने की नीलामी के लिए उनका कुछ महीने पहले पहुंचना आम बात थी। वरिष्ठ, जब तक आप इस निजी कमरे में हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा जब तक कि आप उन्हें पहले न बुलाएं। प्लूमेसोआ हॉल के सदस्य भी आपको परेशान नहीं करेंगे। डाउनलॉर्ड कोंगसन की तो बात ही छोड़िए, महिला परिचारिका ने कहा। मुझे स्काईवुड संप्रदाय पर भरोसा है। निंग ने सिर हिलाया। अब मुझे तुमसे कुछ करवाना है, महिला परिचारिका ने कहा। वरिष्ठ महोदय, कृपया मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे डाउनलॉर्ड कोंगसन की क्षमताओं के बारे में एक खुफिया रिपोर्ट चाहिए, जितनी ज्यादा विस्तृत हो उतना अच्छा। इसमें उसकी सभी तकनीकों और गुप्त कलाओं के साथ साथ उसके पिछले विरोधियों के बारे में भी जानकारी चाहिए। मुझे उतनी ही जानकारी चाहिए जितनी तुम्हारा स्काईवुड संप्रदाय दे सकता है। महिला परिचारिका चौंकी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। जितना हो सके उतना विस्तार से। कीमत काफी ज्यादा होगी। इसकी कीमत शायद 1 लाख क्यूब कैओस नेक्टर होगी। 1 लाख ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। एक साधक जितना शक्तिशाली होता, उसके बारे में खुफिया रिपोर्टें उतनी ही महंगी होती। ब्राइट शो किंगडम के तारा मानचित्र में अंतहीन प्रदेशों के लगभग सभी डाउनलॉर्ड्स की जानकारी थी, लेकिन वह जानकारी काफी सतही थी। अधिक विस्तृत व्यक्तिगत खुफिया रिपोर्टें प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। मुझे एक क्षण का समय दीजिए, महिला परिचारिका ने आदरपूर्वक कहा, फिर पीछे हट गई। निजी कमरे में निंग पहले तो अकेला ही वहां था, लेकिन कुछ ही देर बाद पिलसेंट और सू यूजी उसके पास आ गए। गुरुजी, क्या हुआ? सू यूजी ने तुरंत पूछा। तुमने हम दोनों को जायदाद की दुनिया में क्यों डाल दिया? पिलसेंट भी हैरान था। हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। निंग ने बताया कि उनके साथ अभी क्या हुआ था। सू यूजी और पिलसेंट के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। सू यूजी ने चिंतित होकर कहा, आप जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि यह डाउनलॉर्ड कोंगसन बहुत शक्तिशाली है। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ खाने पीने की सारी चीजें मौजूद हैं। उसकी चिंता क्यों? निंग ने पास में रखी शराब की कैन उठाई और अपने लिए एक प्याला बनाया। फिर आराम से घूंट घूंट करके पिलसेंट और सू यूजी की तरफ देखा। बेवकूफों की तरह यूं ही खड़े मत रहो, बैठो और मेरे साथ एक प्याला पियो। सू यूजी और पिलसेंट दोनों ही काफी घबराए हुए थे, फिर भी वे बैठ गए। कुछ देर साथ में शराब पीने के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अंदर आ जाओ, निंग ने कहा। महिला परिचारिका बाहर खड़ी थी। उसने निंग को एक जेदी पर्ची दी और फिर आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ, डाउनलॉर्ड कोंगसन के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वह यहाँ है। स्काईवुड संप्रदाय न केवल खजाने के व्यापार में लगा था, बल्कि खुफिया व्यापार में भी लगा था। निंग ने अपना वाइन का प्याला नीचे रखा, फिर जेड की पर्ची उठाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। जानकारी पढ़ते हुए उसने बाहरी महिला की ओर एक भंडारण का खजाना उछाला। अब तुम जा सकती हो। सेवक ने भंडारण के खजाने को देखा और आज्ञाकारी भाव से चला गया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जब चाहें मुझे बुला लीजिए, सीनियर। निंग ने सिर हिलाया और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कोंगसान। निंग ने एक बार फिर जेड पर्ची उठाई और उस जेड पर्ची में मौजूद डाउनलॉर्ड कोंगसान के बारे में सारी जानकारी का अध्ययन किया। पुस्तक 29, अध्याय 34, गुप्त कलाओं में निपुणता। जी। निंग ने जेड स्लिप को घूरते हुए भौहें चढ़ानी शुरू कर दी।
क्या ही दुर्जेय आकृति थी। वह इतना बलवान था कि संभवतः वह वर्च स्तर के डाउनलॉर्ड्स में दूसरे दर्जे का था। निंग को जो पता था उसके आधार पर प्रथम श्रेणी के वर्च स्तर के डाउनलॉर्ड्स में पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार, डाउनलॉर्ड ऑलगॉड और इसी तरह के अन्य व्यक्ति शामिल थे। पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार ने एक बार अपनी कृपाण के 3 वार से एक शाश्वत सम्राट को मार डाला था, जबकि डाउनलॉर्ड ऑलगॉड ने सम्राट मेलोबो को भयभीत होकर भागने पर मजबूर कर दिया था। ये याद रखना जरूरी है कि सम्राट मेलोबो न केवल एक शाश्वत सम्राट थे, बल्कि वे एओनियन जाति के एक जागृत सदस्य भी थे जो आज भी जीवित हैं। साधारण शाश्वत सम्राट उनकी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते थे, और फिर भी डाउनलॉर्ड ऑलगॉड के सामने वे केवल भाग ही पाए। एक सच्चे द्वंद्व युद्ध में डाउनलॉर्ड ऑलगॉड हमलों की प्रचंडता में महल के स्वामी डॉनस्टार से थोड़े कमतर थे, लेकिन वास्तव में दृढ़ता और सहनशक्ति में उनसे बेहतर थे। तलवार के दाव और कृपाण के दाव आखिरकार आक्रामक दाव थे। डाउनलॉर्ड कोंगसन महल के स्वामी डॉनस्टार से थोड़ा कमजोर है, लेकिन महल का स्वामी डॉनस्टार भी उसे मार नहीं पाएगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। वह अंधेरे के दाव में कुशल है और अंधेरे में ही बदल सकता है। उसे मारना लगभग असंभव है। अंधेरे में बदलने की उसकी क्षमता का मतलब है कि अंतरिक्ष पर उसका अद्भुत नियंत्रण है। भागते समय वह प्रकाश की गति से 36 गुना तेजी से चल सकता है। अंधेरा स्वभाव से ही गूढ़ और रहस्यमय होता है। इस दाव का उपयोग आत्मा को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन नजदीकी लड़ाई में यह विशेष रूप से खतरनाक होता है। वह एक अदम्य उद्दंड व्यक्ति है जिसका न कोई कुल है और न ही कोई संप्रदाय। वह एक बेहद स्वार्थी व्यक्ति भी है, और चौथे चरण के कम से कम 16 डाउनलॉर्ड्स उसके कारण मर चुके हैं। वह वर्तमान में स्काईवुड सिटी के भीतर एक एस्टेट में रह रहा है। निंग जितना ज्यादा पढ़ता उसका सिरदर्द उतना ही बढ़ता जाता। युद्ध में कुशल डाउनलॉर्ड्स डरावने नहीं थे, जिंदा रहने में कुशल डाउनलॉर्ड्स डरावने थे। कोंगसन ऐसा ही एक व्यक्ति था। अंधेरे में विलीन हो जाने की उसकी क्षमता उसे लगभग अजेय बनाती थी, और वह अविश्वसनीय रूप से तेज था और स्थानिक टेलीपोर्टेशन में कुशल था। वह जब चाहे भाग सकता था, लेकिन नजदीकी युद्ध में भी खतरनाक था। उसकी कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। मास्टर, सु यूजी ने धीरे से पुकारा। मास्टर, क्या कोंगसन को तोड़ना कठिन है? पिलसेंट ने पूछा। निंग ने जेड स्लिप एक तरफ रख दी, फिर सिर हिलाया। वाकई बहुत ही मुश्किल आदमी है। उससे निपटना सबसे मुश्किल डाउनलॉर्ड्स में से एक है। महल का स्वामी डॉनस्टार भी उसे नहीं मार पाएगा। वह इतना शक्तिशाली है। सु यूजी और पिलसेंट दोनों चौंक गए। महल का स्वामी डॉनस्टार ब्राइट शो साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड था। नहीं, वह बस जिंदा रहने में बहुत कुशल है। उसके हमले महल के स्वामी डॉनस्टार के स्तर के आसपास भी नहीं हैं। निंग पहले ही तय कर चुका था कि क्या करना है। पिलसेंट, यूजी, मुझे कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लेना है। मेरी रक्षा करने में मदद करो, और प्लूमसोअर हॉल में किसी को भी मुझे परेशान न करने दो। समझ गया, पिलसेंट और सु यूजी दोनों ने एक साथ कहा। निंग ने फिर हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में एक झुकी हुई फूस की झोपड़ी दिखाई दी। निंग का शरीर टिमटिमा रहा था जब वह फूस की झोपड़ी में उड़ रहा था। ये वास्तव में एक छोटा सा अस्थायी त्वरण वाला भूक्षेत्र था, और थोड़ी सी अमर ऊर्जा खर्च करके निंग समय के सामान्य प्रवाह की 100 गुना गति बनाए रखने में सक्षम था। फूस की झोपड़ी में निंग यहाँ कमल मुद्रा में बैठा था। हाथ हिलाने से उसने कई काले लौकी प्रकट कर दिए। प्रत्येक काले लौकी में दाव बिजली, दाव अग्नि और अन्य ऐसी ही सामग्रियां थीं जिनकी उसे नौ नवीनता कलाओं के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता थी। पॉप पॉप, 2 लौकी के स्टॉपर बाहर निकल आए। तुरंत दाव बिजली की 2 धारियां निंग की ओर उड़ीं। एक धूसर बिजली की धार थी जो अनंत विनाशकारी शक्ति से भरी थी, जबकि दूसरी सफेद बिजली की धार थी जो आशा की एक अनंत आभा बिखेरती प्रतीत हो रही थी। दाव बिजली की ये 2 धारियां तुरंत निंग के शरीर में समा गईं और आसानी से अपने अपने बिजली के ठिकानों में समा गईं। अब मेरे पास सभी 9 जरूरी बिजली के आधार हैं। अब इसे आजमाने का समय आ गया है। अगर मेरी भविष्यवाणी सही निकली तो मुझे पूरी तरह से नोविसेस थंडर में महारत हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा। निंग ने तुरंत इसे आजमाना शुरू कर दिया। क्रैक, बैंग, बूम, वहां पूर्ण अराजकता का दृश्य था। धमाका, धमाका, क्रैक, विस्फोट लगातार जारी रहे। हालांकि निंग बहुत शांत रह पाया। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। 7 लीफपल अध्यायों से उसने जो रसायन शास्त्र की तकनीकें सीखी थीं, वे बेहद गहन थीं। बिजली स्वभाव से ही एक अनियंत्रित प्रकार की ऊर्जा थी, और वह इसके 9 अलग अलग प्रकारों से जूझ रहा था। सबसे मुश्किल काम था ऑक्टेसेंस थंडर को फेल्वर लाइटनिंग के साथ पूरी तरह से मिलाना। ऑक्टेसेंस लाइटनिंग को नियंत्रित करना पहले से ही बेहद मुश्किल था, और ये थर्ड सटिप के डाउनलॉर्ड्स को आसानी से खत्म कर सकती थी। जहां तक फेल्वर लाइटनिंग की बात है, यह 9 प्रकार की डाउ लाइटनिंग में सबसे ज्यादा उग्र थी। जब आप चीजों को नियंत्रित करना चाहते थे तो आप उन पर जोर नहीं डाल सकते थे। आपको प्रवाह को ढूंढकर उसका अनुसरण करना था, फिर धीरे धीरे उन्हें एक साथ धकेलना था, ताकि हालांकि वे पहले की तरह ही जंगली और अनियंत्रित दिखें, फिर भी वे एक बेहद चालाक शिकारी की इच्छा के अनुसार काम कर रहे थे और एक के बाद एक जाल में फंसते जा रहे थे। निंग ने पूरे 2 महीने ऑक्टेसेंस थंडर और फेल्वर लाइटनिंग का मार्गदर्शन और उन्हें धकेलने में बिताए, और इस दौरान वह जरा भी ढिलाई नहीं बरत सका। धमाका, अंत में अचानक एक विस्फोट हुआ और नोवेनसेंस थंडर का निर्माण हुआ। ये खूबसूरत काली बिजली की एक लकीर थी, और इसकी काली सतह छोटे छोटे रेशमी धागों से ढकी हुई थी जो फर की एक परत की तरह थे। नोवेनसेंस थंडर एक जीवित प्राणी की तरह था, एक अजगर की तरह जो निंग के जिंदन अराजकता क्षेत्र में आसानी से तैर रहा था। निंग ने राहत की सांस ली। उसने आंखें खोलीं, फिर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया।
फुफ, उसकी हथेली में एक कोमल काली दिव्य बिजली की धारा प्रकट हुई। यह एक कोमल और संयमित काली बिजली की धार जैसी लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसके अंदर एक अकल्पनीय शक्ति समाई हुई थी। क्या ये बिजली की किरण अकेले ही चौथे चरण के डाउनलॉड्स को मार सकती है? निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। चौथे चरण के डाउनलॉड्स आमतौर पर अविश्वसनीय दिव्य शरीर धारण करते थे और दाव कवच पहने होते थे, लेकिन नोवेसेंस थंडर उन्हें मार डालने में सक्षम था। बेशक ये चौथे चरण के केवल साधारण डाउनलॉड्स को ही मार सकता था, लेकिन इससे इसकी भयावहता कम नहीं हुई। नोवेसेस वाटर में महारत हासिल करना नोवेसेस थंडर से ज्यादा आसान है। इसमें प्रशिक्षण लेने का समय आ गया है। निंग ने खुद को एक दिन आराम दिया, फिर अपना प्रशिक्षण जारी रखा। इस बार उन्होंने नोवेसेस वाटर तकनीक में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। नोवेसेस थंडर में महारत हासिल करने में उसे 2 महीने लगे थे, लेकिन नोवेसेस वाटर में महारत हासिल करने में सिर्फ आधा महीना लगा। नोवेसेस फायर में महारत हासिल करने में उसे 1 महीने से ज्यादा का समय लगा, क्योंकि निंग आग में उतना कुशल नहीं था जितना कि थंडर और वाटर में। नोवेसेस अर्थ में 2 महीने से ज्यादा लगे, जबकि नोवेसेस मेटल में 3 महीने से ज्यादा। निंग ने एक के बाद एक गुप्त कलाओं में महारत हासिल की और सबसे ज्यादा समय नोवेसेस लाइट तकनीक पर बिताया, क्योंकि उसे प्रकाश के ताव के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसमें महारत हासिल करने में उसे लगभग 2 साल लग गए। नोवेसेस शून्य, जो सबसे शक्तिशाली और इसलिए सैद्धांतिक रूप से सबसे कठिन नोवेसेस कला है, निंग ने वास्तव में केवल 8 महीनों में ही महारत हासिल कर ली। क्या मैंने वाकई सभी 9 गुप्त कलाओं में महारत हासिल कर ली है? नोवेसेस शून्य पूरा करने के बाद निंग खुद अपनी उपलब्धि पर थोड़ा हैरान हुआ। अगर वह नोवेसेस जल में महारत हासिल कर पाता, जो काफी कमजोर था और जिससे वह अच्छी तरह वाकिफ था, तो उसे संतुष्टि मिलती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि थोड़ी सी मेहनत के बाद वह सभी 9 नोवेसेस कलाओं में महारत हासिल कर लेगा। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने इन कलाओं का इस्तेमाल अनंत प्रदेशों में विचरण करने के लिए किया था। ये वाकई एक अद्भुत संयोजन थे, और उसने निंग ने वास्तव में इनमें महारत हासिल कर ली थी। शुक्र है कि मेरे पास नीला फूल धुंध ऊर्जा ओमेगा तलवार दाव और सबसे महत्वपूर्ण 7 लीफ पल अध्याय थे। निंग को जल्दी ही समझ आ गया कि वह इस तकनीक में महारत हासिल करने में कैसे कामयाब रहा था। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने मूल रूप से दावा किया था कि इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए पहले चौथे चरण का डाउलॉर्ड बनना होगा, फिर कीमिया, बिजली, प्रकाश, पानी आदि में अत्यंत कुशल होना होगा। और निंग के बारे में क्या? उसके पास नीले फूलों वाली धुंध ऊर्जा थी, जो उसे अमर ऊर्जा के मामले में चौथे चरण के डाउलॉर्ड के बराबर बनाती थी। जहां तक रसायन विज्ञान की तकनीकों का सवाल है, निंग ने गोलियों के आदर्श के साथ लाखों साल बिताए थे। उस दौरान उसने तलवारबाजी में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की थी, और उसका लगभग सारा खाली समय 7 पत्ती गोली अध्याय और उसके सबसे गहन 7वें अध्याय में शामिल रसायन विज्ञान तकनीकों पर व्यतीत हुआ था। उसकी रसायन विज्ञान तकनीक डाउलॉर्ड ऑलगॉड से भी बेहतर थी। जहां तक दाव का प्रश्न है, वह धातु के दाव, पवन के दाव, लकड़ी के दाव और कई अन्य दाव में विशेष रूप से कुशल नहीं था। हालांकि ब्राइट मून तलवार कला के 5वें रुख छायाहीन तलवार आशय के लिए उसे अपने आसपास के सभी वातावरण में विलीन होने में सक्षम होना आवश्यक था। इस प्रकार जब वह वैकल्पिक ब्रह्मांड के जेनेसिस लैंड्स के आंतरिक क्षेत्रों में था, तो निंग ने व्यक्तिगत रूप से कई मृत शाश्वत सम्राटों के शवों का दौरा किया था और उनके दाव की आभा का ध्यान किया था। वह सभी प्रकार के दाव की आभाओं से भली भांति परिचित था और उसने उनमें विलीन होना सीख लिया था। यही कारण था कि उसकी छायाहीन तलवार इच्छा उसे सभी चीजों में विलीन होने की अनुमति देती थी। इस प्रकार हालांकि निंग धातु या लकड़ी के दाव में कुशल नहीं था, फिर भी वह कम से कम उनसे परिचित था। उनसे, उनकी शक्तियों, उनकी कमजोरियों से यह परिचित था। निंग के लिए उनमें विलीन होने और उनके भीतर विलीन होने की पूर्वापेक्षा थी। 9 नव तत्व कलाओं के लिए यही आवश्यक था कि उपयोगकर्ता विभिन्न तात्विक गुणों से भली भांति परिचित हो। उन्हें उनके प्रवाह का अनुसरण करना था और उन्हें एक गोली में कीमियाई अवयवों की तरह एक साथ मिलाना था। इस दिन स्काईवुड सिटी के प्लूमेसुआ हॉल के अंदर एक गुमनाम निजी कमरे में, जो दाव एलायंस के 8 पवित्र शहरों में से एक है, निंग ने चुपचाप और बिना किसी आवाज के सभी 9 नवीनता कलाओं में महारत हासिल कर ली। ऐसी कलाएं जो अनगिनत दाव लॉर्ड्स को भय से कांपने पर मजबूर कर देंगी। ये तो कुछ अनपेक्षित था। फिर भी चूंकि मैंने सभी 9 गुप्त कलाओं में महारत हासिल कर ली है, निंग ने एक पल सोचा, शायद मुझे हेगेमॉन की दाव सील बर्बाद करने की जरूरत ही न पड़े। इस समय वे 9 शक्तिशाली नवीनता कलाएं मेरे लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता हैं। मुझे उनसे अधिकतम संभव शक्ति प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, निंग ने सोचा। हेगेमॉन की 2 दाव सीलें तुरुप के पत्ते थे जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, जबकि 9 नवीनता कलाएं उसकी अपनी कलाएं थीं जिनका उपयोग वह जितनी बार चाहे कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उसे उन्हें यथासंभव बढ़ाना था। अगर वह उन्हें केवल उनकी मूल शक्ति के लिए उपयोग करता, तो वे अभी भी काफी शक्तिशाली होती। हाँ, लेकिन यह उनकी पूरी क्षमता नहीं थी। अगर वह उन 9 नवीनता कलाओं का उपयोग 9 तलवारों की तरह कर पाता और फिर अपने ओमेगा तलवार दाव के यिन यांग तलवार क्षेत्र का उपयोग कर पाता, तो नवीनता कलाओं की शक्ति बहुत अधिक होती। मेरे ओमेगा स्वॉर्ड दाव की ब्लड ड्रॉप तलवार इरादे ने एक सफलता हासिल की है, लेकिन यिन यांग तलवार इरादे ने नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही कुछ सफलताएं हासिल करूंगा। इस तरह मेरी 9 नवीनता कलाएं और भी अधिक शक्ति का संचार कर पाएंगी।
डाउलॉर्ड ऑलगोड संरचनाओं की कला में महारथी थे। यही कारण था कि वे उन 9 गुप्त कलाओं का उपयोग करके अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए एक भयानक संरचना बनाने में सक्षम थे। इसी कारण वे सम्राट मेलोबो को कुचल पाए। स्पष्टतः निंग अपनी 9 नवीनता कलाओं की शक्ति को यथासंभव उन्नत करना चाहता था, लेकिन मैंने अभी इन 9 कलाओं में महारत हासिल की है। मुझे पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। फुसफुसाहट। निंग का शरीर झिलमिलाया और फूस की झोपड़ी से बाहर निकला। उसने हाथ हिलाकर उसे दूर रख दिया। मास्टर विल्सेंट और सू यूजी निजी कमरे के बाहर बैठे थे और वे तुरंत निंग की ओर देखने लगे। यह क्या है? निंग हंसा। खजाने की नीलामी शुरू हो चुकी है। ये कई दिनों से चल रही है, विल्सेंट ने कहा, फिर चिंतित होकर बोला, गुरुजी, आप डाउलॉर्ड कोंगसन से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? चिंता की कोई बात नहीं। निंग निजी कमरे से बाहर निकला और खिड़की से नीचे देखने लगा। ठीक उसी समय नीचे जोरदार और रोमांचक खजाने की नीलामी हो रही थी। निंग आराम से बैठ गया, फिर पास में पड़ा शराब का प्याला उठाया। वह खजाने की नीलामी देखते हुए उसमें से घूंट भरता रहा। पुस्तक 29, अध्याय 35, वस्तुओं का आदान प्रदान। खजाने की नीलामी चल रही थी, ज्यादा से ज्यादा डाउलॉर्ड्स को आकर्षित करने के लिए। हर खजाने की नीलामी में कुछ अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं होती, जो आमतौर पर कभी नहीं बिकती और केवल उतनी ही मूल्यवान वस्तुओं के बदले में ही बेची जाती। हालांकि खजाने की नीलामी के दौरान उन्हें अराजकता अमृत के बदले खरीदा जा सकता था, बस कीमत अविश्वसनीय रूप से ऊंची होती। हा, निंग ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। आखिरकार जादुई खजानों की उपयोगिता की भी एक सीमा होती है। कुछ अलौकिक खजाने ऐसे थे जो पहले चरण के डाउलॉर्ड को चौथे चरण के डाउलॉर्ड से मुकाबला करने में मदद कर सकते थे, लेकिन खजाने एक हद तक ही मददगार साबित हो सकते थे। चौथे चरण के डाउलॉर्ड की शक्ति को उजागर करने वाले खजानों की कीमत आमतौर पर अराजकता अमृत के 10 लाख घनों से भी ज्यादा होती थी, और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती जाती थी, उनकी कीमत आसमान छूती जाती थी। निंग ने एक बेहद शक्तिशाली और बेहद महंगा खजाना देखा जिसे किंगडम ब्लेड कहा जाता था। यह एक संरचना थी, और जिस किसी के पास भी यह संरचना होती, वह इसे एक ही विचार से करोड़ों किलोमीटर तक फैला सकता था। इस संरचना के भीतर कृपाण प्रकाश की अनगिनत धारियां दिखाई देती थीं, और ये हमले इतने शक्तिशाली थे कि चौथे चरण के साधारण डाउलॉर्ड्स भी इनसे तुरंत मारे जा सकते थे। यहाँ तक कि जो डाउलॉर्ड्स मारे नहीं जाते, वे भी भारी विवशता में होते। निंग ने अनुमान लगाया कि यह संरचना निश्चित रूप से उसके अपने नोविसेस थंडर अटैक के बराबर थी। इस संरचना के लिए बोली 80 मिलियन क्यूब अराजकता अमृत के आरक्षित मूल्य से शुरू हुई, और अंत में इसे 120 मिलियन क्यूब में बेचा गया। इस तरह के खजाने शक्ति के बाहरी स्रोत होते हैं। पास बैठे पिल्सेंट ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया। कला और कीमिया, इन सब की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इससे पहले मैंने प्लूमेसोअर हॉल में एक ऐसा खजाना देखा था जो एक शाश्वत सम्राट की शक्ति को उजागर कर सकता था, लेकिन ऐसे खजाने कभी भी किसी खजाने की नीलामी में नहीं दिखाई देते। निस्संदेह इनका केवल व्यापार ही किया जा सकता है। निंग ने सिर हिलाया। खजानों का आमतौर पर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि दाव सील एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही खत्म हो जाती थी, क्योंकि वे बस उस शक्ति को मुक्त करती थीं जो मूल रूप से उनमें सील बंद थी। नतीजतन जादुई खजानों की तुलना में दाव सील बनाना कहीं ज्यादा आसान था। तलवार हेजेमोन की दाव सील और सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हेजेमोन की स्पेस टाइम डिस्क, ये सभी एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थीं। कुछ दिनों बाद इस नीलामी में एक और अविश्वसनीय खजाना सामने आया। आमतौर पर हर नीलामी में ऐसे 10 या उससे ज्यादा खजाने होते हैं। साथ ही दाववादी मंच के सामने खड़े बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, ये खजाना एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे सम्राट मिल्कलोथ ने स्वयं गढ़ा था। नीचे बैठे सभी डाउलॉर्ड स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि निंग की आंखें भी चमक उठीं जब वह अपने निजी कमरे से नीचे की ओर देख रहा था। सम्राट मिल्कलोथ पूरे अंतहीन प्रदेशों के शीर्ष 3 शिल्पियों में से एक थे। फुफ, एक हथेली के आकार का काला उड़ता हुआ जहाज अचानक उस बुजुर्ग के हाथों के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। हालांकि वह उड़ता हुआ जहाज छोटा था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उससे इतनी भयानक तीव्रता का आभास निकल रहा था कि उसे देखने वाला कोई भी समझ जाता था कि वह अविश्वसनीय रूप से तेज होगा। यह एक उड़ने वाला जहाज है जो तेज गति से उड़ान भरने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सम्राट ने इसे अभी कुछ समय पहले ही गढ़ा है, और अभी तक इसका नाम भी नहीं तय किया है। इसे खरीदने वाले को ही इसका नाम रखने का अधिकार होगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन डाउलॉर्ड्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। खजाने का नाम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मायने ये रखता था कि वह कितनी शक्ति छोड़ सकता है। ये जादुई खजाना प्रकाश की गति से 100 गुना तेज चल सकता है, बुजुर्ग ने धीरे से कहा, लेकिन उसके शांत शब्दों ने उसके नीचे बैठे कई डाउलॉर्ड्स को उन्माद की स्थिति में डाल दिया। आरक्षित मूल्य 6 करोड़ क्यूब है, 60 मिलियन क्यूब। ऊपर एक निजी कमरे से तुरंत एक गहरी आवाज गूंजी, 65 मिलियन क्यूब। नीचे मुख्य हॉल के कोने में बैठे डाउलॉर्ड्स में से एक सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने शांतिपूर्वक अपना प्रस्ताव रखा, 68 मिलियन क्यूब। आखिरकार यह 8 पवित्र नगरों में से एक था। इसके भीतर कई डाउलॉर्ड थे। चोरी प्रकार के खजाने शुरू से ही बेहद कीमती थे। प्रकाश की गति से 10 गुना तेज गति से चलने वाले जहाजों की कीमत आमतौर पर 10 मिलियन क्यूब से ज्यादा होती थी। जो जहाज प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चल सकते थे, उन्हें आमतौर पर केवल किसी और के बदले ही बेचा जा सकता था।
हालांकि तकनीकी रूप से अनंत प्रदेशों में कई कुशल कारीगर थे जो प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चलने वाले चोरी प्रकार के खजाने बनाने में सक्षम थे, लेकिन वास्तविक निर्माण प्रक्रिया बेहद कठिन थी। शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स इस तरह के खजानों में बेहद रुचि रखते थे क्योंकि बहुत कम ऐसे थे जो प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चल सकते थे। वास्तव में ऐसे कई शाश्वत सम्राट भी नहीं थे जो उस गति से चल सकें। निंग अचानक अपने निजी कमरे में खड़ा हो गया। मास्टर पिलसेंट और यूजी दोनों ने निंग की तरफ देखा, लेकिन निंग खिड़की की तरफ बढ़ा और फिर उसे धक्का देकर खोल दिया। बाहर वह महिला परिचारिका खड़ी थी जो इतने समय से उसके बुलावे का इंतजार कर रही थी। वरिष्ठ, हालांकि वह महीनों से यहाँ इंतजार कर रही थी, फिर भी उसने तुरंत उन्हें सम्मान के साथ संबोधित किया। निंग ने कहा, मैं उस उड़ने वाले जहाज के बदले में खजाने का उपयोग करना चाहता हूँ जिसकी वर्तमान में नीलामी हो रही है। महिला परिचारिका चौंक गई। यह इस नीलामी के 10 सबसे बड़े खजानों में से एक था। उसने तुरंत कहा, मैंने आपका अनुरोध पहले ही भेज दिया है। एक डाउनलॉर्ड जल्द ही आ जाएगा। फुस। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, एक आकृति अचानक निंग के ठीक सामने प्रकट हुई। ये चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड था जिससे निंग ने कुछ महीने पहले ही बातचीत की थी। साथ ही दाऊवादी, आप सचमुच बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड मुस्कुराया। अपने सामने खड़े सफेद वस्त्रधारी युवक को देखकर काफी चकित था। वह आदमी दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड जैसा दिखता था, लेकिन वह तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स को चींटी को कुचलने जितनी आसानी से मार सकता था। वह पहले ही प्लूमसोअर हॉल में 40 मिलियन क्यूब का व्यापार ला चुका था। अब वह उस उड़ने वाले जहाज को हासिल करने की योजना बना रहा था। अंदर आओ और बातें करो, निंग ने कहा। बाहर प्रतीक्षा करो, चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड ने महिला परिचारिका को निर्देश दिया। फिर निंग के पीछे निजी कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। निजी कमरे के भीतर चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड भी खिड़कियों के पास गया। उसने नीचे की ओर देखा, फिर प्रसन्नता से बोला, वह उड़ने वाला जहाज स्वर्गीय दास की सीमा से 100 गुना तेजी से चल सकता है। किसी भी उड़ने वाले जहाज की यही अधिकतम गति होती है और आमतौर पर उन्हें केवल समान मूल्य के सामान के बदले ही बेचा जाता है, कभी नहीं। जब वे हमारी खजाने की नीलामी में दिखाई देते हैं तो उनकी कीमत 70 करोड़ क्यूब तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि यह कम से कम 90 करोड़ क्यूब तक पहुंचेगी। प्लूमेसोअर हॉल कभी भी घाटे वाले व्यापारिक सौदे में शामिल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निंग ने सिर हिलाया। उसे ये भी यकीन था कि अंतिम कीमत कम से कम 90 मिलियन क्यूब होगी। मुझे पता है कि प्लूमसोअर हॉल में एक से ज्यादा उड़ने वाले जहाज हैं जो इतनी तेज गति से चल सकते हैं, निंग ने कहा। मैं एक के बदले में सौदा करना चाहता हूँ। व्यापार। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड की आंखें चमक उठीं। उसे इस तरह के व्यापार में आनंद आता था। इस तरह के उड़ने वाले जहाजों का व्यापार आमतौर पर सिर्फ उतने ही मूल्यवान खजानों के बदले होता था, क्योंकि केवल सबसे मूल्यवान वस्तुओं में ही ऐसे अद्भुत गुण हो सकते थे। साधारण खजाने से काम नहीं चलेगा, चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड ने धीरे से याद दिलाया। खुद देख लो, निंग ने कहा, फिर अपना हाथ लहराया जिससे उसके अंदर एक बहती हुई सतह वाला सुनहरा मोती प्रकट हो गया। शानदार नर्क सोना। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड की आंखें चमक उठीं। ये चौथे चरण के डाउनलॉर्ड के समकक्ष गोलेम बनाने के लिए एक मूल तत्व था। ऐसी वस्तुओं की केवल आशा की जा सकती है, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन एक मोती भी काफी नहीं होगा। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। निंग ने फिर हाथ हिलाया। इस बार उसके अंदर एक छोटी, हल्के हरे रंग की जेड की बोतल दिखाई दी। एक रक्त लाल फल जो सचमुच खून की एक बूंद जैसा दिख रहा था, जेड की बोतल से उड़कर हवा में लटक गया। मैं क्या वो? चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड का चेहरा उस वस्तु को घूरते ही पीला पड़ने लगा। एक पवित्र रक्तफल, एक आकाश रत्न रक्तफल। ये चीज डीलक्स हिलगुल से भी दुर्लभ थी, क्योंकि पवित्र रक्तफल के पेड़ों पर आमतौर पर अनंत प्रदेशों की प्राचीन, वास्तव में सर्वोच्च शक्तियों का नियंत्रण होता था। यहाँ तक कि हेजमोन भी ऐसे पेड़ों के लिए लड़ते थे। इस प्रकार इन पेड़ों से प्राप्त पवित्र रक्तफल आमतौर पर हेजमोन स्तर के व्यक्तियों के हाथों में पड़ता था। हालांकि हर एक प्रमुख संगठन एक पवित्र रक्तफल खरीदने के लिए लगभग 20 मिलियन क्यूब खर्च करने को तैयार था, लेकिन जिन प्राचीन शक्तियों के पास ये थे, उन्हें अराजकता अमृत की कोई परवाह नहीं थी और वे आमतौर पर उन्हें अन्य मूल्यवान खजानों के बदले ही देते थे। इन दोनों खजानों को मिलाकर भी अभी कुछ कमी है। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड ने निंग को गौर से देखा। निंग ने कहा, अगर एक शानदार नर्क स्वर्ण मोती और एक आकाश रत्न रक्तफल को खजाने की नीलामी में बेचा जाए तो उसकी आरक्षित कीमत कम से कम 60 करोड़ घन अराजकता अमृत होनी चाहिए। बताओ, तुम्हें क्या लगता है, अंतिम कीमत क्या होगी? चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड इस प्रश्न से चौंक गया। निंग ने कहा, हालांकि प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चलने वाले उड़ने वाले जहाज दुर्लभ हैं, फिर भी कई बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप मेरे प्रस्ताव से खुश नहीं हैं, तो मैं इसे कहीं और ले जाऊंगा। तुम सच में ऐसे? चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड बेबसी से हंसा। शानदार नर्क स्वर्ण और आकाश रत्न रक्तफल वाकई बहुत आकर्षक थे, लेकिन एक उड़ने वाला जहाज जो प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चल सकता था, वह भी बेहद कीमती था। दोनों की कीमत लगभग बराबर थी। ठीक है, प्लूमेसोअर हॉल आपके साथ यह सौदा करने को तैयार है। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड ने सिर हिलाया, फिर नीचे की ओर देखा। अब तक बोली की होड़ 9 करोड़ क्यूब की कीमत तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बोलियां स्पष्ट रूप से धीमी पड़ रही थीं। 95 मिलियन क्यूब। चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड ने पुकारा। 95.5 मिलियन क्यूब। एक अलग डाउनलॉर्ड ने अपने दांत पीसते हुए कहा। 98 मिलियन क्यूब।
चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड को समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं की। उसने तुरंत एक बार फिर कीमत बढ़ा दी। निंग, सू यूजी और पिलसेंट तीनों थोड़े हैरान हुए। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने उन तीनों की तरफ देखा, फिर हंसा। अपने खजानों पर बोली लगाना तो आम बात है। अगर सबसे अच्छे खजानों पर असली बोली ज्यादा न लगे तो हम उनमें से कुछ खुद ही खरीद लेंगे। निंग और बाकी लोग खुद को हैरानी से हंसने से नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था मानो प्लूमसोअर हॉल इन खजानों के किसी भी सौदे में पैसा गंवाने से इनकार कर रहा था। सच तो ये है कि स्काईवुड संप्रदाय जैसे दाव गठबंधन के अत्यंत शक्तिशाली संगठनों के लिए अराजकता अमृत वास्तव में उतना मूल्यवान नहीं था। शानदार नरक स्वर्ण, पवित्र रक्तफल और इसी तरह के अन्य दुर्लभ ब्रह्मांडीय खजाने संग्रह के लिए कहीं अधिक योग्य थे। शानदार नरक स्वर्ण उतना आकर्षक नहीं था। यह आकाश रत्न रक्तफल ही था जिसने इस चांदी के वस्त्रधारी दावलॉर्ड को इस व्यापार के लिए सहमत किया, क्योंकि स्काईवुड संप्रदाय को गोली शोधन के लिए कई अन्य मूल्यवान सामग्रियों के साथ इसकी आवश्यकता थी। अंत में उड़ने वाला जहाज 98 मिलियन क्यूब की कीमत पर जीत लिया गया। शानदार नर्क सोना और आकाश रत्न रक्तफल चांदी के वस्त्रधारी दावलॉर्ड को दे दिया गया, जबकि उड़ने वाला जहाज निंग के हाथों में पहुंच गया। अगर आपके पास और भी दुर्लभ वस्तुएं हैं तो बेझिझक उन्हें प्लूमसोअर हॉल ले आइए। चांदी के वस्त्र पहने दावलॉर्ड मुस्कुराया। हमारे पास कई अनमोल खजाने हैं जिनमें दाव मुहरे भी शामिल हैं, जिन पर शक्तिशाली शाश्वत सम्राटों ने अपना पूरा प्रयास लगाया था। उन सभी का व्यापार किया जा सकता है, बुरा विचार नहीं है। निंग मुस्कुराया, फिर उड़ने वाला जहाज उठाया और मन ही मन सिर हिलाया। दावलॉर्ड कोंगसन के खिलाफ सिर्फ नवनवीनता कलाओं का इस्तेमाल शायद काफी नहीं होता, क्योंकि वह आदमी अपने शरीर को अंधकार में बदलकर उसे लगभग अविनाशी बना सकता था। लेकिन अब जब निंग के पास यह उड़ने वाला जहाज था तो उसे जब चाहे भागने की पूरी गारंटी थी। हालांकि डीलक्स हेलगोल्ड और स्काइज्वेल ब्लड फ्रूट महत्वपूर्ण थे। एक तो कृत्रिम सामग्री थी जबकि दूसरी कीमिया सामग्री। निंग न तो कृत्रिमता समझता था और न ही कीमिया में माहिर था। कीमिया में स्काइज्वेल ब्लड फ्रूट का इस्तेमाल डोलॉर्ड ऑलगॉड भी इस स्तर की कीमिया में शामिल होने के लिए जरूरी नहीं था। पुस्तक 29 अध्याय 36 युद्ध में स्काईवुड सिटी। प्लूमसोअर हॉल की सुरक्षात्मक संरचनाओं के भीतर लाल बालों और लाल आंखों वाले काले वस्त्र पहने दावलॉर्ड कोंगसन कमल मुद्रा में बैठे थे, आंखें बंद किए हुए चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। वह 2 साल से भी ज्यादा समय से दरवाजे के सामने इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जी निंग बाहर निकलने की हिम्मत करती, उन्हें तुरंत इसका आभास हो जाता। क्या दावलॉर्ड कोंगसन बस वहीं इंतजार करेगा? वह और क्या कर सकता है? वह सफेद वस्त्रधारी दावलॉर्ड इस पूरे समय प्लूमसोअर हॉल के अंदर छिपा रहा है, बाहर आने से इनकार कर रहा है। दावलॉर्ड कोंगसन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह दाव गठबंधन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। हॉल के अंदर उपस्थित सभी सेवक आपस में गपशप कर रहे थे। यदि सफेद वस्त्रधारी दावलॉर्ड एक संपूर्ण अराजकता चक्र के लिए प्लूमसोअर हॉल के अंदर रहता है, तो क्या दावलॉर्ड कोंगसन पूरे अराजकता चक्र के लिए यहाँ इंतजार करेगा? कहना मुश्किल है। हालांकि सफेद वस्त्रधारी दावलॉर्ड तो बस दूसरे चरण का दावलॉर्ड ही लगता है। एक साधक के रूप में यह उसके लिए एक नाजुक दौर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह हमेशा के लिए वहां छिपकर रहे, है ना? इससे उसकी साधना धीमी पड़ सकती है, लेकिन अगर वह वहां छिपा रहा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा। अगर वह वहां से चला गया तो समझो मर गया। वे सब लगातार इस बारे में आपस में कानाफूसी करते रहते थे। ये सभी सेवक विश्व स्तरीय हस्तियां थीं और उन्हें कुलीन दावलॉर्ड्स के आपसी द्वेष में गहरी दिलचस्पी थी। जब भी ऐसे कुलीन दावलॉर्ड्स आपस में लड़ते तो खबर तेजी से दूर दूर तक फैल जाती। दावलॉर्ड अलगॉड ने सम्राट मिलोबो का शिकार कैसे किया, इसकी कहानियां अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि निंग और दावलॉर्ड कोंगसन के बीच के प्रेम प्रसंग पर ज्यादा देर तक चर्चा नहीं हुई, फिर भी कुछ समय के लिए ये शहर भर में चर्चा का विषय बना रहा। एक तरफ एक राक्षसी रूप से शक्तिशाली दावलॉर्ड कोंगसन था, दूसरी तरफ दूसरे चरण का एक साधारण दावलॉर्ड था जो इतना प्रतिभाशाली था कि उसने तीसरे चरण के दावलॉर्ड को आसानी से मार गिराया था। उसकी असली शक्ति भी संभवतः एक वर्ज स्तर के दावलॉर्ड जितनी ही थी। दोनों ही उच्च स्तर की शक्ति पर थे, जिससे स्वाभाविक रूप से कहानी अच्छी बनी। ये है कि क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? प्लूमसोअर हॉल के सभी सेवक उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को आश्चर्य से देख रहे थे जो अभी अभी भीतरी गलियारों से निकला था। उसकी पीठ पर एक काली तलवार की म्यान थी। वह चेहरा, वह कपड़े, वह आभा, यही वह व्यक्ति था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। वह रहस्यमय सफेद वस्त्रधारी दावलॉर्ड। वह सचमुच बाहर आया। उसने सचमुच बाहर आने की हिम्मत की। क्या वह आत्महत्या करने वाला है? वह मरने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। उसके पास जरूर कुछ न कुछ जरूर होगा। ये सभी सेवक और उनके साथ कई मेहमान उत्सुकता से देख रहे थे। ज्यादातर मेहमान दावलॉर्ड थे और कुछ तो चौथे चरण के दावलॉर्ड भी थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस तरह के मामले में पड़ने की हिम्मत नहीं की। दावलॉर्ड कोंगसन 2 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ इंतजार कर रहा था। बस यही बात इस बात का सबूत थी कि वह सफेद वस्त्रधारी दावलॉर्ड को कितनी बुरी तरह से मारना चाहता था। निंग ने सेवकों और दावलॉर्ड्स पर नजर डाली, हंसा और फिर प्लूमसोअर हॉल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ चला। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने काले वस्त्र पहने दावलॉर्ड कोंगसन को द्वार के पास कमल मुद्रा में बैठे देखा। दावलॉर्ड कोंगसन, आप निश्चित रूप से काफी धैर्यवान व्यक्ति हैं, निंग ने कहा। दावलॉर्ड कोंगसन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी तीखी आंखों की तीक्ष्णता आम दावलॉर्ड्स के दिलों में एक तरह का दमन पैदा कर देती। उसने अपने होठों पर एक ठंडी, अजीब सी मुस्कान बिखेरी। मुझे लगा था कि तुम कुछ अराजकता के चक्रों के लिए अंदर छिपे रहोगे, बच्चे।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। अगर मैं कई अराजकता चक्रों के लिए अंदर रहता तो क्या तुम सचमुच पूरे समय यहीं इंतजार करते? निंग को आश्चर्य हुआ। मैं बहुत धैर्यवान आदमी हूँ, दाओ लॉर्ड कोंगसन ने शांति से कहा। मेरे लिए समय का कोई खास महत्व नहीं है। जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला होगा तो मैं जाकर अपने दांवमच की तैयारी करूंगा। लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में वाकई कुछ दिलचस्प नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। यहाँ कुछ अराजकता चक्रों तक इंतजार करो। निंग कब से साधना कर रहा था। दाओ लॉर्ड कोंगसान शायद इतना धैर्यवान हो कि इतनी देर तक इंतजार कर सके, लेकिन निंग खुद बिल्कुल नहीं था। प्लूमेसोअर हॉल के अंदर मौजूद सभी परिचारक और मेहमान उत्सुकता से देख रहे थे कि बाहर दो आकृतियां आपस में बातें कर रही थीं। एक ने सुंदर काले वस्त्र पहने थे, दूसरे ने सफेद कपड़े पहने थे। एक का आभास प्रभावशाली और कुछ हद तक दुष्ट था, जबकि दूसरा विनम्र और संकोची लग रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से एक असाधारण प्रतिभाशाली दाओ लॉर्ड था जिसने अपनी तीक्ष्णता को छुपा रखा था। सफेद वस्त्र पहने दाओ लॉर्ड बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिखता। उनके शब्द एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक हैं। सभी ग्राहक चुपचाप सुन रहे थे और उनमें से कई लोग कमजोर सफेद वस्त्रधारी दाओ लॉर्ड के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। मेरे जीवन में कुछ भी दिलचस्प नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। प्रतीक्षा करना अपने दाओ हृदय को शांत करने का एक तरीका है और इसीलिए ये साधना का एक रूप है। दाओ लॉर्ड कोंगसन जरा भी चिढ़े नहीं और उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी रहीं। क्या तुम इस पूरे समय सुरक्षा घेरे में ही रहोगे? वे दोनों प्लूमेसोअर हॉल की बाड़ के अंदर थे और यहाँ युद्ध वर्जित था। मैं तुम्हारी तरह बोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा चिढ़ाने के लिए यहाँ आकर अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। निंग ने सिर हिलाया। मैं अब जा रहा हूँ। अगर हो सके तो मेरे पीछे आओ। स्वूश। निंग एक रोशनी की किरण में बदल गया और तुरंत सुरक्षात्मक आवरण के बाहर उड़ गया। हम्फ। दाओ लॉर्ड कोंगसन की आभा नाटकीय रूप से फैल गई क्योंकि वह तुरंत काले धुंध के बादल में गायब हो गया जो अवरोधक संरचना से बाहर निकलकर निंग की ओर बढ़ गया। निंग ने हवा में ही पीछे मुड़कर धुंध की ओर देखा। धुंध अंधेरे का एक उमड़ता हुआ गुबार था जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। धुंध को देखते ही निंग को खतरे का एक गहरा एहसास हुआ। अभी तुमसे लड़ने का सही समय नहीं है, निंग ने मन ही मन सोचा। अपने हाथ की एक लहर से निंग ने अपने बगल में एक काला उड़ता हुआ जहाज प्रकट कर दिया। ये जहाज तलवार की नोक जैसा आकार का था और उससे अविश्वसनीय तीक्ष्णता का आभास निकल रहा था। फुफकार। निंग जहाज में घुस गया। चलो चलें। अब जब निंग उस उड़ते हुए जहाज पर नियंत्रण कर चुका था तो वह अचानक तेजी से फट गया और शून्य से प्रकाश की गति से 100 गुना तेज हो गया। क्या? निंग के पीछे उमड़ते काले कोहरे में एक इंसानी चेहरा तुरंत प्रकट हुआ और उसने सीधे जहाज को घूरा। क्या सच में उसके पास एक उड़ने वाला जहाज है जो प्रकाश की गति से 100 गुना तेज चल सकता है? स्वर्गीय दास की सीमाओं से 100 गुना तेज। ऐसी गति का क्या मतलब था? यहाँ तक कि दाव बिजली भी केवल इसी गति से चलती थी। ये गति का वह स्तर था जिसकी आकांक्षा संसार दाव लॉर्ड्स आमतौर पर नहीं कर पाते थे। कई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली दाव लॉर्ड्स थे जो कगार पर पहुंचने पर भी इतनी तेज गति के आसपास भी नहीं थे। उदाहरण के लिए स्वयं कोंगसान प्रकाश की गति से केवल 36 गुना गति से ही चल सकता था। महल के स्वामी डॉनस्टार ने कृपाण के दाव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन अगर वह यात्रा के लिए केवल अपने दाव पर निर्भर रहते तो भी वह प्रकाश की गति से केवल 50 गुना गति ही कर पाते। यहाँ तक कि जो लोग गति उन्मुख दाव जैसे बिजली के दाव, हवा के दाव या प्रकाश के दाव में कुशल थे, वे भी शायद ही प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा गति तक पहुँच पाते थे। गति के उस स्तर को पार करने के लिए अगर आप ऐसा करना चाहते थे तो आपको गति के बारे में एक बिल्कुल अकल्पनीय स्तर की अंतर्दृष्टि तक पहुंचना पड़ता था। उड़ते खजानों के लिए निंग द्वारा खरीदे गए जहाज खजानों की गति के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। उड़ते खजानों की गति प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा हो सकती थी। अगर आप उससे भी तेज चलना चाहते हैं तो आपको अपने प्रशिक्षण और साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ज्यादातर शाश्वत सम्राट इतनी तेज गति से नहीं चल पाते थे। प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा। दाओ लॉर्ड कोंगसन सचमुच स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी हत्या की नीयत फिर से भड़क उठी। बहुत बढ़िया, लगता है इस बच्चे के पास ढेरों खजाने हैं। चौथे चरण के ज्यादातर दाओ लॉर्ड्स से कहीं ज्यादा। ये याद रखना जरूरी है कि दाओ लॉर्ड कोंगसान ने चौथे चरण के दाओ लॉर्ड्स को 16 बार मारा था। उसे दूसरों को मारना और उनके खजाने हड़पना बहुत पसंद था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बाहर आने की हिम्मत की। दुर्भाग्य से वह अभी बहुत छोटा है। दाओ लॉर्ड कोंगसान मुस्कुराया। सक्रिय हो जाओ। निंग अपने उड़ने वाले जहाज को तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित कर रहा था। पलक झपकते ही वह स्काईवुड सिटी से बाहर निकल गया, लेकिन अचानक सक्रिय हो जाओ। एक ठंडी आवाज उसके चारों ओर अनगिनत किलोमीटर तक गूंज उठी। गड़गड़ाहट। इस पूरे क्षेत्र में छिपे हुए संरचना आधार अचानक प्रकट हो गए और प्रकाश के स्तंभों से आकाश तक ऊंचे उठ रहे थे। अपार शक्ति एकत्रित होने लगी और यह क्षेत्र शीघ्र ही एक पूरी तरह से बंद क्षेत्र बन गया जो बाहरी दुनिया से अलग हो गया। क्या? निंग का चेहरा पीला पड़ गया। आहा। काली धुंध एक बार फिर काले वस्त्रधारी दाओ लॉर्ड कोंगसन में बदल गई। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, बच्चे, क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम मेरे बराबर हो? मुझे पता था कि तुम पूरी तैयारी के बाद ही जाओगे, लेकिन क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम ही अकेले हो जो तैयारी कर सकते हो? मैंने स्काईवुड सिटी के बाहर के इलाके में पहले से ही 4 घेरे बना रखे हैं। तुम चाहे जिस तरफ भागो, तुम उनमें से किसी एक के अंदर पहुंच जाओगे। इस घेरे में अंतरिक्ष पूरी तरह से बंद है। तुम चाहे कितनी भी तेज दौड़ो, तुम बच नहीं पाओगे।
तुम्हारे लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, नर्क का रास्ता। निंग अपने उड़न तश्तरी में खड़ा था। उसने दूर खड़े डाओलॉर्ड कोंगसान को घूरा, फिर हंसी। डाओलॉर्ड कोंगसान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपके से 4 सीलिंग फॉर्मेशन बनाकर गेट पर नजर रखोगे। मैंने सोचा था कि आप प्लूमेसुआ हॉल के सेवकों को मुझ पर नजर रखने के लिए तैनात करेंगे, इसलिए मैं द्वार पर ही रुका रहा। डाओलॉर्ड कोंगसन ने सिर हिलाया। उनका ध्यान भटकाते हुए, मैंने अपने सबसे बड़े शिष्य को चुपचाप ये संरचनाएं स्थापित करने का आदेश दिया था। अब लगता है कि यह छल कपट अनावश्यक था। मैंने आपको ज्यादा ही समझ लिया था। तुमने सचमुच बहुत परेशानी उठाई है। निंग ने अपना सिर हिलाया। मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि आप अपनी स्थिति को देखते हुए कितने शांत हैं। डाओलॉर्ड कोंगसन ठंडी हंसी हंसा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। धमाका। वह तेज रफ्तार से हवा में उछला। उसके वस्त्र गहरे कोहरे की आभा से लहरा रहे थे, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से तेज चल रहा था। लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह निंग जितनी तेजी से नहीं चल पा रहा था। झट। काला जहाज आसानी से और तेजी से उससे दूर चला गया, और निंग की आवाज एक बार फिर गूंजी। डाओलॉर्ड कोंगसन, भले ही हम दोनों इस संरचना के अंदर हैं, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, नहीं मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। क्या ऐसा है? डाओलॉर्ड कोंगसन अचानक चिल्लाया। शिष्य, बाहर आओ। फुसफुसाहट। सीलिंग संरचना के दूसरे छोर पर अचानक एक आकृति उभरी, जो उससे गुजरते हुए सीलबंद क्षेत्र में प्रकट हुई। यह एक हरे वस्त्र पहने महिला एलियन आउटसाइडर थी, और उसके आसपास का क्षेत्र हरे रंग के कोहरे से भर गया था, जिससे अंतरिक्ष में फुफकार और चटकने की आवाजें आ रही थीं। शिष्य, जब तक मैं इस तरफ से उसका पीछा करता हूँ, तुम दूसरी तरफ पहरा देना। हम उसे पकड़कर मार डालेंगे। डाओलॉर्ड कोंगसन ने ये शब्द जोर से कहे। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि निंग उनकी बातें सुन लेगा। जी हाँ, गुरुजी। हरे वस्त्रधारी महिला ने तुरंत उनके आदेश पर सहमति व्यक्त की। पुस्तक 29, अध्याय 37, कब्जा कर लिया गया। मुझे तुम दोनों के बीच फंसा रहे हो। जी निंग ने दोनों तरफ देखा। वह चाहे जिस तरफ उड़े, या तो डाओलॉर्ड कोंगसन या उसका सबसे बड़ा शिष्य उसके करीब आ ही जाएगा। चाहे कुछ भी हो, उसकी खाली जगह धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओह मेरे प्यारे डाओलॉर्ड कोंगसन, आपकी सबसे बड़ी शिष्या बहुत ही दुर्जेय है, और अगर मैंने 9 नवीनता कलाओं में महारत हासिल नहीं की होती, तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब निंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फुसफुसाहट। हरे वस्त्रधारी महिला के चारों ओर घूमती हरी धुंध फैलने लगी, और कई लंबी रस्सियां हर दिशा में फैलने लगीं, और वह बिल्कुल बीचों बीच थी। हर एक रस्सी नुमा जादुई खजाना करोड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था, और वह सीधे निंग की ओर बढ़ रही थी। जाहिर है, वह इन रस्सियों का इस्तेमाल निंग की मुक्त गतिशीलता के क्षेत्र को और कम करने के लिए करना चाहती थी। जहां तक डाओलॉर्ड कोंगसन का सवाल है, वह उस अंतहीन काली धुंध में बदल गया जो सीधे निंग की ओर बढ़ रही थी। डाओलॉर्ड कोंगसन, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शिष्य मुझे पकड़ पाएगा? निंग की आवाज गूंजी। अगर वह ऐसा न भी कर सके, तो कम से कम तुम्हें बांध तो सकती है। डाओलॉर्ड कोंगसन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारे भागने की कोई जगह नहीं है। तुम जहां भी जाओ, मरोगे ही। हरे वस्त्र पहने वह महिला काफी ताकतवर थी, और जब पैट्रियार्क क्लियरविंड अपने घातक हमले का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तब भी वह शक्ति में उसके काफी करीब थी, जैसा कि डाओलॉर्ड कोंगसन ने देखा। दूसरे चरण की यह डाओलॉर्ड चाहे कितनी भी विलक्षण प्रतिभा की धनी क्यों न हो, अगर वह उसे पकड़ने में नाकाम भी रही, तो भी वह उसे धीमा कर सकती थी। क्या ऐसा है? निंग ठंडे स्वर में मुस्कुराया। झट। उसका काला जहाज तेज रफ्तार से भागने लगा, और शायद संयोग से वह हरे वस्त्रधारी महिला के और करीब आ गया। डाओलॉर्ड कोंगसान को जरा भी हैरानी नहीं हुई। आखिरकार निंग को एक दिशा चुननी ही थी, और कोंगसान का सबसे बड़ा शिष्य स्वाभाविक रूप से कोंगसान से थोड़ा कमजोर था। निंग का उसकी दिशा में बढ़ना ही उचित था। शिष्य, अगर मार सको तो उसे मार डालो। अगर नहीं मार सकते तो उसकी गति धीमी कर दो। मेरे पहुंचते ही मैं उसे कुचलकर मार डालूंगा। डाओलॉर्ड कोंगसन ने मन ही मन संदेश भेजा। हरे वस्त्रधारी महिला ने उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगी, गुरुजी। हरे वस्त्र पहने महिला निंग के और करीब आती जा रही थी। फुश फुश फुश। उसकी जादुई रस्सियां आसमान में विशालकाय अजगरों की तरह फैली हुई थीं, जो कुंडली मारकर निंग पर टूट पड़ीं। आहा। निंग अपने काले जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। उसके दोनों हाथ एक ही तलवार को पकड़े हुए थे। उसने वार किया। तलवार की रोशनी की एक चमकदार किरण करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैली और एक रस्सी से टकराए। डाओलॉर्ड कोंगसन निकट युद्ध में कुशल था, और फिलहाल निंग को उससे निकट युद्ध करने का भरोसा नहीं था। लेकिन ये सबसे बड़ी शिष्या, वह निंग के लिए एकदम सही जोड़ी थी। अंततः उसके निकट युद्ध कौशल में आगे विकास की सबसे बड़ी अव्यक्त क्षमता थी। उसकी 9 नवीनता कलाएं अधिक शक्तिशाली थीं, ये सच है, लेकिन वे पहले ही पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंच चुकी थीं। भविष्य में वह इसे अपनी तलवार कला में समाहित करके ही मजबूत कर पाएगा। लेकिन उनकी ताकत कितनी बढ़ेगी, इसकी एक सीमा थी। ये बच्चा, डाओलॉर्ड कोंगसन बाहर से जो देख रहा था, उसे देखकर हैरान रह गया। क्या अद्भुत तलवारबाजी है। निंग और हरे वस्त्रधारी महिला एक दूसरे के और करीब आ गए थे, और दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो गई थी। हरे वस्त्रधारी महिला ने वास्तव में प्रत्येक रस्सी की सीमा को घटाकर केवल 10 लाख किलोमीटर कर दिया था, जिससे वे और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थीं। जब रस्सियां बहुत लंबी होती, तो उन्हें नियंत्रित करना स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाता, और इस प्रकार वे कमजोर हो जाती। निंग ने अपनी सभी 6 तलवारें निकाल ली, जी जान से लड़ते हुए वास्तव में बढ़त बना ली।
वह सचमुच मेरे शिष्य से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। डाओ लॉर्ड कोंगसन का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ा दी थी। उसे बांध कर रखो शिष्य, चिंता मत कीजिए गुरु। इस लड़के में तलवारबाजी की अद्भुत कला है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा मेरे बराबर ही है। हरे वस्त्रधारी महिला दूसरे चरण के डाओ लॉर्ड के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। हरे वस्त्रधारी महिला की तकनीकें ज्यादा कोमल और कपटी थीं और इस स्तर पर हुई लड़ाई ने निंग को अपनी तलवार के दाव के बारे में कुछ गहरी समझ दी। जीवन मरण की लड़ाइयाँ, खासकर विभिन्न प्रकार के विरोधियों के विरुद्ध तलवार के दाव के प्रशिक्षण के लिए उसके लिए बहुत फायदेमंद रहीं। निंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि तेजी से फैलती काली धुंध उस तक पहुंचने ही वाली थी। दया। निंग ने मुड़कर हरे वस्त्रधारी महिला की ओर देखा, फिर हंसा। मैं तुमसे थोड़ी देर और उलझना चाहता था, लेकिन तुम्हारे गुरु आ गए। वाकई अफसोस की बात है। हरे वस्त्रधारी महिला भी बोली, तुम एक अद्भुत प्रतिभाशाली डाओ लॉर्ड हो जिसे स्वर्ग तक पहुंचकर अनंत प्रदेशों को स्तब्ध कर देना चाहिए था, लेकिन आज तुम मर जाओगे और तुम्हारा डाओ गायब हो जाएगा। निंग ने अपना सिर हिलाया। अचानक धमाका 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 धमाका। निंग के आसपास के क्षेत्र से एक के बाद एक अविश्वसनीय शक्ति की लहरें फूटने लगीं, जिनमें से प्रत्येक में अविश्वसनीय मात्रा में बल था। सामान्यतः चौथे चरण के डाओ लॉर्ड्स इन शक्ति की एक भी लकीर के छू जाने पर तुरंत मर जाते और उनमें से 9 आकाश में विचरण कर रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद वे तेजी से एक दूसरे से लिपटने लगे और तलवार की रोशनी की 2 चमकदार लकीरों में बदल गए। नव स्वभाव अग्नि, नव स्वभाव जल और शेष पंचतत्व तकनीकें नव स्वभाव जल के नेतृत्व में एक साथ आ गईं। जल बिना किसी शिकायत के सभी चीजों का समर्थन करता था और सब कुछ सहन करने में सक्षम था। नव स्वभाव वज्र, नव स्वभाव वायु, नव स्वभाव प्रकाश और नव स्वभाव शून्य नव स्वभाव शून्य द्वारा संचालित थे। नव स्वभाव शून्य तकनीक 9 नव स्वभाव कलाओं में सबसे शक्तिशाली थी और वास्तव में यह अन्य सभी 8 कलाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थी। केवल 3 कलाओं को नियंत्रित करना ही अपने आप में सरलता थी। दोनों समूह तलवार प्रकाश की 2 विशाल धारियों में परिवर्तित हो गए, जिसने फिर निंग के ओमेगा तलवार दाव के यिन यांग तलवार क्षेत्र को जन्म दिया। ये क्या बकवास है? डाओ लॉर्ड कोंगसन अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये देखकर उसका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। वह समझ गया कि यह अविश्वसनीय शक्ति की एक तकनीक है, लेकिन एक पल के लिए वह इसे पहचान नहीं पाया। अनंत प्रदेशों में बहुत सारी गुप्त कलाएं छिपी थीं और इससे पहले उसने कभी उन विशेषज्ञों से युद्ध नहीं किया था जिन्होंने 9 नवीनता कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन हरे वस्त्रधारी महिला का चेहरा पूरी तरह से राख सा हो गया और वह चिल्लाई, गुरुजी, मुझे बचाए। वह बच नहीं पाएगा। निंग ने हरे वस्त्रधारी महिला की ओर देखा। फुफकार। तलवार की रोशनी की 2 विशाल धारियां एक भयानक विशाल भंवर में बदल गईं, जिसने तुरंत हरे वस्त्रधारी महिला को घेर लिया। उसने उनसे बचाव के लिए अपनी रस्सियों का इस्तेमाल करने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव के यिन यांग स्वॉर्ड डोमेन के जरिए इस्तेमाल की गई 9 नवीनता कलाओं की शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। वह इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसके जादुई खजाने उफनती नदी में बत्तख के खरपतवार की तरह उड़ गए। हरे वस्त्रधारी महिला ने खुद को थोड़ा समय देने के लिए बेतहाशा दूसरे मंत्रों या जादुई खजानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वे सब धराशायी हो गए। पलक झपकते ही विशाल भंवर उसके शरीर तक पहुंच गया। नहीं, हरे वस्त्र पहने महिला ने नाराजगी से चीख मारी। वह सचमुच इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका मालिक बेहद स्वार्थी और दुष्ट था, फिर भी खुद को निखारने और आगे बढ़ाने के लिए उसने उसकी शिक्षिका बनने का फैसला किया था। अब वह चौथे चरण की एक डाओ लॉर्ड थी। वह अपनी जाति को जीवित और फलने फूलने में मदद करने की योजना बना रही थी। वह मर नहीं सकती थी। वह मर नहीं सकती थी। धमाका। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन शक्ति में इस भारी असमानता के आगे वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसके कौशल चौथे चरण के साधारण डाओ लॉर्ड से भी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन निंग के जानलेवा प्रहार को वह किसी भी तरह सहन नहीं कर सकती थी। उसका शरीर तुरंत बिखर गया और मरते समय उसकी आंखों में पीड़ा और निराशा की एक झलक दिखाई दी। अरे, कुछ ही पल बाद वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसके शरीर का एक हिस्सा असल में सुरक्षित बचा था। हालांकि तलवारबाजी के भयानक भंवर ने उसे घेर लिया था, फिर भी उसने अब हमला नहीं किया। अगर उसने किया होता तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती। जल्दी करो और अंदर आओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निंग ने एक लौकी उछाली जो तुरंत हरे वस्त्र वाली महिला की तरफ उड़ी और उसकी ओर एक जबरदस्त तेज चूसने वाली शक्ति का प्रवाह भेजा। हरे वस्त्र वाली महिला के शरीर के बचे हुए हिस्से ने प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की और इसने निंग को उसे लौकी में चूसने की इजाजत दे दी। अगर निंग उसे पकड़ने वाला था तो कम से कम वह तुरंत नहीं मरती। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे लौकी उसकी ओर लौट आई। फिर उसने पलटकर हमलावर डाओ लॉर्ड कोंगसान की ओर देखा। निंग ने कहा, डाओ लॉर्ड कोंगसान, तुम्हारा सबसे बड़ा शिष्य अब मेरे हाथों में है। धिक्कार है। डाओ लॉर्ड कोंगसन के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। तुरंत पीछे हट जाओ और मैं उसकी जान बख्श दूंगा, निंग चिल्लाया। पीछे हटो। डाओ लॉर्ड कोंगसन की आंखों में भयावहता और भी गहरी हो गई। मुझे कोई नहीं धमका सकता, वह तो बस एक शिष्य है। आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर निंग ने बस अपना सिर हिला दिया। कैसा पागल आदमी है। स्काईवुड संप्रदाय ने उसे जो जानकारी दी थी वह बिल्कुल सही थी। डाओ लॉर्ड कोंगसन एक बेहद स्वार्थी व्यक्ति था जिसे अपने शिष्यों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह थी।
उसने निंग को मारने का फैसला इसलिए नहीं किया था कि उसे अपने शिष्य की परवाह थी या उस पर तरस आता था, बल्कि इसलिए कि उसे लगा था कि उसके शिष्य की मौत से उसकी निजी गरिमा को ठेस पहुंची है। अगर ऐसा है तो चलो लड़ते हैं। निंग की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। मार डालो। गड़गड़ाहट। उन 9 नवीनता कलाओं ने एक बार फिर तलवार की रोशनी की 2 विशाल धारियों का रूप ले लिया और वे एक दूसरे को रोशन करते हुए आपस में गुंथ गईं और दूर स्थित डाओलॉर्ड कोंगसन की ओर आसमान से निकल गईं। इस स्तर पर हमले मेरे खिलाफ बेकार हैं। डाओलॉर्ड कोंगसन के मन में हत्या की इच्छा जाग उठी और जैसे ही काली धुंध उसके चारों ओर घिरी, उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें एक विशाल काली तलवार बना ली। स्लैश। विशाल कटार अपनी धार पर काली रोशनी की एक झलक लिए हुए बाहर निकली। अंतरिक्ष उस धार के सामने स्वाभाविक रूप से विभाजित हो गया, लेकिन उसकी शक्ति का एक कण भी बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष मक्खन से ज्यादा कुछ नहीं था और उसका चाकू उसे बड़े करीने से काट रहा था। जैसे ही दोनों के बीच हवा में संघर्ष शुरू हुआ, तलवार उन 9 उग्र नौवेसेंस कलाओं की ओर बढ़ गई। पुस्तक 29 अध्याय 38 एक भयंकर लड़ाई। कितनी भयानक तलवार है। जिनिंग को आभास हो रहा था कि उसकी 9 नवीनता कलाओं के प्रवाह ऐसे विभाजित हो रहे थे मानो उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया हो। लेकिन मेरी गुप्त कलाएं तो शुरू से ही निराकार थीं। अगर आप पानी की धारा को चाकू से काटें तो पानी बहता रहेगा। निंग की 9 नवीनता कलाएं बिजली, हवा, आग, शून्य और बाकी सभी निराकार ऊर्जा के प्रकार थे जो वह अपनी पसंद का कोई भी आकार धारण कर सकता था। उस भयानक तलवार के सामने नवीनता कलाओं की प्रचंड बाढ़ तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई। इसके बावजूद गुप्त कलाओं की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई और तलवार की रोशनी की 2 ड्रैगन जैसी धाराएं डाओलॉर्ड कोंगसन की ओर बढ़ती रहीं। अच्छा नहीं। डाओलॉर्ड कोंगसन का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चारों ओर का काला कोहरा तुरंत पहले से कहीं ज्यादा घना और घना हो गया। धमाका, 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 धमाका। नोवेसेंस कलाओं द्वारा निर्मित तलवार प्रकाश कई रूपों में रूपांतरित हो गया। वे तुरंत तलवार प्रकाश की 18 अलग अलग धाराओं में बदल गए, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत प्रचंड थी। ओमेगा स्वॉर्ड दाव के रक्त छिद्र मुद्रा की तलवार इच्छा से परिपूर्ण, वे बलपूर्वक काली धुंध को भेदते हुए आगे बढ़े। सच तो ये है कि निंग की 9 नवीनता कलाएं डाओलॉर्ड कोंगसन की अंधकार आधारित गुप्त कलाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं और इसलिए उन्हें भेदना बहुत सरल था। स्वर्गभंजक। जैसे ही तलवार की रोशनी की वे 18 धाराएं काली धुंध को चीरती हुईं, वे अचानक रूपांतरित हो गईं। वे बहते पानी के 18 कोड़ों की तरह बन गईं जो तेजी से निकलकर डाओलॉर्ड कोंगसन के शरीर पर प्रहार कर रही थीं। जब से निंग ने ओमेगा स्वॉर्ड दाव का आविष्कार किया था, तब से वह सभी प्रकार की तलवार कलाओं और स्वॉर्ड दाव को एक साथ जोड़ने में निपुण हो गया था। यही कारण था कि उसके हमले अविश्वसनीय रूप से हल्के लगते थे, फिर भी तलवारबाजी का प्रभावशाली प्रदर्शन करते थे। धमाका, 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 धमाका। तलवार की रोशनी की इन 18 धारियों में यिन यांग मुद्रा की आड़ी तिरछी शक्ति और स्वर्गभंजक मुद्रा की प्रचंडता दोनों समाहित थीं। डाओलॉर्ड कोंगसन को तुरंत अपने शरीर को अंधकार में बदलना पड़ा। तलवार की रोशनी बिना किसी रुकावट के अंधकार में घूमती रही, जिससे उसका शरीर कई बार कांप उठा, लेकिन वह आसानी से प्रहार सहने में सक्षम रहा। कितनी भयानक गुप्त कलाएं। तुम्हारी तलवार जैसी नियत हर जगह घूमती है, कोई भी रास्ता अछूता नहीं रहने देती। डाओलॉर्ड कोंगसन का चेहरा अचानक उस अंधेरे से बाहर निकल आया और बोलते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। ये सचमुच कोई भी द्वार अछूता नहीं छोड़ता, दूर बैठे निंग ने कहा। मेरी गुप्त कलाएं पानी की तरह निराकार हैं, बेशक वे हर चीज पर और हर चीज में बहती हैं, लेकिन ठीक इसी वजह से जब मैं इन तलवारबाजियों का प्रदर्शन करने के लिए इनका इस्तेमाल करता हूँ तो वे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती। आप किसी को छुरा घोंपने या कोड़े मारने के लिए पानी की धार का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वह उस काम के लिए बने किसी असल हथियार जितना जोर से वार करे। हथियार ज्यादा मजबूत और तेज होते थे। ओमेगा तलवार दाव यिन यांग। निंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं। गड़गड़ाहट। तुरंत 9 नवीनता कलाओं की ऊर्जा ने 10 करोड़ किलोमीटर के दायरे में सब कुछ कुचलना और पीसना शुरू कर दिया। यिन और यांग एक दूसरे से आच्छादित हो गए, एक दूसरे को और उनके बीच की हर चीज को पीसते हुए। हालांकि डाओलॉर्ड कोंगसन अंधकार के अवतार में बदल गया था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि यह यिन यांग तलवार क्षेत्र कितना भयानक था और यह उसे हर संभव कोण से दबा रहा था और रोक रहा था। धिक्कार है। डाओलॉर्ड कोंगसन को लगा जैसे वह दलदल में फंस गया हो। निंग की गुप्त कलाएं बहुत शक्तिशाली थीं और वे सर्वव्यापी थीं। डाओलॉर्ड कोंगसन उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सकता था, या कम से कम वह अपनी गुप्त कलाओं या जादुई खजानों का इस्तेमाल करके उन्हें रोक नहीं सकता था। मैंने सोचा था कि अपनी 9 नवीनता कलाओं का उपयोग करके मैं उसे गंभीर रूप से घायल कर पाऊंगा, हालांकि मैं शायद उसे मार नहीं पाऊंगा। डाओलॉर्ड कोंगसन का शरीर सचमुच अविनाशी है, उसे घायल करने का कोई उपाय नहीं है। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमले पहले ही कर दिए थे, लेकिन वह बस इस दुश्मन को दबा ही पाया। अंत में निंग का स्तर बहुत ही निम्न था। उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव भले ही दुर्जेय हो, लेकिन वह अभी भी पहले चरण का एक डाओलॉर्ड ही था। डाओलॉर्ड ऑल गॉड संरचनाओं का महागुरु था और निंग की वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। जब उसने अपनी संरचनाओं के साथ उन्हीं 9 कलाओं का प्रयोग किया तो उसकी शक्ति निंग से कहीं अधिक हो गई। निंग मन ही मन आहें भर रहा था
उसे अंदाजा भी नहीं था कि डाउलॉर्ड कोंगसन कितना स्तब्ध और क्रोधित था। डाउलॉर्ड कोंगसन एक आदरणीय वर्ग स्तर का डाउलॉर्ड था जो कई सालों तक अंतहीन प्रदेशों में घूमता रहा था, लेकिन आज उसे सचमुच दूसरे चरण के एक डाउलॉर्ड ने पीटा था। ग्राह अंतहीन अंधेरे ने अचानक एक धीमी उग्र गर्जना की। देखते ही देखते अंधेरा एक काले साए में बदल गया, जिसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और जो एक विशाल तलवार लिए हुए था। बच्चे, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे अपना सर्वोच्च प्रहार करने पर मजबूर कर दिया। अब मर जाओ। धुंधली काली आकृति तुरंत निंग की ओर बढ़ी और उस विशाल कटार से निंग पर वार करने लगी। इस आघात ने स्पेस टाइम को जमने पर मजबूर कर दिया। यह एक विशाल घातक इरादे से भरा हुआ था जो अविश्वसनीय रूप से दूर से आया था और निंग के शरीर से सीधे टकराकर उसकी आत्मा से टकराया। निंग अभी भी अपने दूर स्थित काले जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था, लेकिन वह अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस पर एक असीम शक्ति का आत्मा आक्रमण हो रहा है। निंग की चेतना के सागर में उसकी आत्मा ने एक भयंकर घुरघुराहट की। जानलेवा इरादा निंग की आत्मा की ओर एक लहर की तरह टूट पड़ा, लेकिन निंग की आत्मा बिल्कुल भी नहीं हिली। आखिरकार ये चौथे चरण के डाउलॉर्ड की आत्मा के बराबर था और उसका हृदय बल उस बिंदु पर था जहां से वह किसी भी क्षण हृदय बल के छठे चरण तक पहुंच सकता था। एक बार ऐसा करने के बाद वह एक सच्चा हृदय बल साधक बन जाता। 1% से भी कम डाउलॉर्ड हृदय बल साधक थे और इसलिए हृदय बल के मामले में इस विशाल लाभ ने निंग की मानसिक और आत्मिक सुरक्षा को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना दिया। इसके अलावा निंग ने पहले ही एक खुफिया रिपोर्ट पढ़ ली थी जिसमें बताया गया था कि डाउलॉर्ड कोंगसन पर एक सोल अटैक हुआ था, लेकिन ये हमला सिर्फ भ्रमित करने और बाधा डालने वाला था। यह उतना शक्तिशाली नहीं था। आखिरकार डाउलॉर्ड कोंगसन नजदीकी मुकाबले में सबसे कुशल था। दूर से डाउलॉर्ड कोंगसन ने निंग को गुस्से और उम्मीद से देखा। डाउलॉर्ड कोंगसन, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम इस स्तर के हमले से मेरी आत्मा को हिला पाओगे? निंग ठंडी हंसी हंसी। डाउलॉर्ड कोंगसन हैरान रह गया। ये सच था कि आत्मा पर हमला करना उसकी खासियत नहीं थी, लेकिन आत्मा पर हमला कमजोर भी नहीं था। डाउलॉर्ड कोंगसन को यकीन था कि दूसरे चरण के इस साधारण डाउलॉर्ड की आत्मा काफी कमजोर होनी चाहिए, भले ही दाव के बारे में उसकी गहरी समझ हो। तार्किक रूप से कहें तो आत्मा उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होनी चाहिए थी। चौथे चरण के डाउलॉर्ड भी उसके आत्मा पर हमले से भ्रमित और प्रभावित होते। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो बच्चे, लेकिन अगर तुम सच में इतने मजबूत हो तो भागना बंद करो और मुझसे नजदीकी मुकाबला करो। डाउलॉर्ड कोंगसन गुस्से से चिल्लाया और निंग की ओर उड़ गया। हाँ, मैं तो बस दूसरे चरण का डाउलॉर्ड हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नजदीकी मुकाबले में लड़ूं? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अगर मैं तीसरे चरण का डाउलॉर्ड बन गया तो मुझे खुशी खुशी तुमसे नजदीकी मुकाबले में लड़ना होगा। अपने काले जहाज पर सवार होकर निंग एक बार फिर डाउलॉर्ड कोंगसन से आसानी से दूर निकल गया। उसने अपनी नवनवीनता कलाओं का इस्तेमाल जारी रखा ताकि डाउलॉर्ड कोंगसन को धीमा कर सके या बार बार उस पर हमला कर सके। जैसे जैसे ये लड़ाई जारी रही, डाउलॉर्ड कोंगसन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। निंग भागता रहा और वह उसका पीछा करता रहा। निंग के लिए ये लड़ाई काफी आसान रही क्योंकि वह अपनी तेज रफ्तार की बदौलत भागते हुए भी हमला करता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। डाउलॉर्ड कोंगसन ने सिर हिलाया। अगर याददाश्त सही है तो ये बच्चा जिन गुप्त कलाओं का इस्तेमाल कर रहा है वे महान डाउलॉर्ड ओलगॉट की नवनवीनता कलाएं होनी चाहिए। वह इस तकनीक को पहले इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसने पहले कभी व्यक्तिगत रूप से इससे युद्ध नहीं किया था, लेकिन उसने स्पेलवर्ल्ड में इन तकनीकों का विवरण पढ़ा था। निंग के खिलाफ इतने लंबे समय तक युद्ध करने के बाद उसे कुछ समझ आ गई थी कि वह किससे मुकाबला कर रहा है। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि उसके जैसा दूसरा चरण का डाउलॉर्ड इतनी भयानक गुप्त कलाओं में कैसे निपुण हो गया। डाउलॉर्ड कोंगसन ने सोचा, मैंने सुना है कि उन नवनवीनता कलाओं में निपुण होने के लिए आपको न केवल बिजली, हवा और आग जैसी चीजों की गहरी समझ होनी चाहिए, बल्कि आपको एक महारथी कीमियागर भी होना चाहिए। अगर आपकी कीमियागिरी में जरा भी कमी है तो आप कभी भी नवनवीनता कलाओं में निपुण नहीं हो पाएंगे। क्या ये दूसरा चरण का डाउलॉर्ड एक महारथी कीमियागर है? कोंगसन भी मन ही मन अवाक रह गया। अगर वह है तो कोई रास्ता नहीं कि उसने खुद से कीमिया सीखी हो, या तो उसने कोई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विरासत हासिल की है या उसके पीछे कोई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुरु है। इतने लंबे समय तक युद्ध करने के बाद डाउलॉर्ड कोंगसन निंग से सावधान होने लगा था। इस व्यक्ति से निपटना निश्चित रूप से उतना आसान नहीं होगा जितना कि चौथे चरण के अन्य डाउलॉर्ड्स से जिन्हें उसने मार डाला था। छोड़ो भी, मैं उसे पहले जिंदा पकड़ूंगा। अगर उसके पीछे वाकई कोई ताकतवर इंसान है। मैं दाव एलायंस का एक मुख्य सदस्य हूँ। बहुत कम लोग मुझे धमकाने के काबिल हैं। जब वक्त आएगा मैं उससे थोड़ी बात करूंगा। मैं उस बच्चे को कुछ जिंदगी भर की कस्में खिला सकता हूँ, फिर उसे छोड़ दूंगा। डाउलॉर्ड कोंगसन ने मन ही मन सोचा, लेकिन अगर उसके पीछे कोई ताकतवर इंसान नहीं है तो मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूँ। फुस। डाउलॉर्ड कोंगसन ने अपनी वसीयत भव्य सीलिंग संरचना के बाहर स्काईवुड शहर के किनारे स्थित 1 लाख जागीरों में से एक की ओर भेजी। कोंगसन के अलावा कुछ और भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्राचीन डाउलॉर्ड थे जो उन जागीरों में एकांत में रहते थे। बड़े भाई शाका, डाउलॉर्ड कोंगसन ने तुरंत मन ही मन कहा, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन लगता है मुझे आपसे मदद मांगनी पड़ेगी कि आप मेरी मदद करें और बच्चे को पकड़ लें।
एस्टेट के अंदर लंबे सुनहरे बालों और सुनहरे कवच वाला एक सुंदर आदमी एक आंगन के अंदर कमल मुद्रा में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। वह एक साधारण साधक जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में वह एक भयानक रूप से शक्तिशाली एबेरेंट था। स्काईवुड सिटी में एकांत में रहने वाले प्राचीन व्यक्तियों में वह सबसे तेज माना जाता था। दाओ एलायंस एक बेहद स्वागत योग्य और खुला संगठन था जो ब्राइट शो साम्राज्य, एबेरेंट और यहाँ तक कि प्राचीन साधकों के सदस्यों को भी अपने शहरों में रहने की अनुमति देता था। केवल उनके प्राणघातक शत्रु एओनियंस को ही दाओ एलायंस ने प्रवेश से मना किया था, और निश्चित रूप से डार्क किंगडम को भी। कोंगसान, लगता है वो तो सेकंड सटेप का डाओ लॉर्ड है। तुम उसे खुद नहीं पकड़ सकते। डाओ लॉर्ड शाका की आंखों में बैंगनी रोशनी की एक चमक चमक उठी। मैं सचमुच नहीं कर सकता। इस लड़के के पास बहुत सारी चालें छिपी हैं, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, बड़े भाई शाका। पुस्तक 29, अध्याय 39, मित्रों को बुलाना। मुझे इसकी सारी योग्यताएं विस्तार से बताओ, डाओ लॉर्ड शाका ने कहा। वह इतनी आसानी से इस अनुरोध पर राजी नहीं होता। उसे पहले ये देखना था कि दूसरे चरण के इस डाओ लॉर्ड में किस तरह की योग्यताएं हैं। मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। चूंकि डाओ लॉर्ड कोंगसन इस आदमी से मदद मांग रहा था, इसलिए उसके लिए कुछ भी छिपाना उचित नहीं था। उसने जल्दी से समझाया, फिर आगे बोला, चिंता मत करो बड़े भाई शाका। मुझे भी लग रहा है कि उसकी प्रतिभा को देखते हुए शायद उसका कोई खास इतिहास रहा होगा। सुरक्षा के लिए हमें पहले उसे पकड़ना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या कोई उसे बचाने आता है। अगर कोई सम्राट उसे लेने आता है तो हम उसे अच्छी कीमत पर छुड़ा लेंगे। अगर उसकी तरफ से कोई नहीं आता तो हम उसे मार डालेंगे। डाओ लॉर्ड शाका ने सिर हिलाया। ठीक है। दोनों में से कोई भी काया या मुसीबत से डरने वाला नहीं था। कोंगसन दाओ गठबंधन का एक प्रमुख सदस्य था, जबकि दाओ लॉर्ड शाका एबेरेंस का एक उच्च स्तरीय सदस्य था। उस बच्चे के पास शक्तिशाली समर्थक हो सकते थे, लेकिन उनके पास भी थे। वे निंग को पहले पकड़ने की योजना केवल इसलिए बना रहे थे ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए सहमत हूँ, दाओ लॉर्ड शाका ने कहा। धन्यवाद बड़े भाई शाका। डाओ लॉर्ड कोंगसन खुश हुआ। स्वॉश। डाओ लॉर्ड शाका तुरंत प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो भव्य सीलिंग संरचना की ओर तेजी से बढ़ते हुए आकाश में गायब हो गया। सीलिंग संरचना के भीतर डाओ लॉर्ड कोंगसन ने भागते हुए जी निंग का पीछा करना जारी रखा, जबकि दोनों लगातार एक दूसरे के खिलाफ हमलों का आदान प्रदान कर रहे थे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़ाई के आगे बढ़ने के बावजूद निंग का दिमाग बिल्कुल साफ था। डाओ लॉर्ड कोंगसन खुद ये बात अच्छी तरह जानता है। वो चीजों को यूं ही नहीं घसीटने देगा। जरूर कोई योजना बना रहा होगा, लेकिन उसके पास जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसे उसकी मर्जी नहीं करने दूंगा। निंग ने तुरंत मन ही मन संदेश भेजा। ब्राइट शो किंगडम को तुरंत खबर भेजो कि मैं स्काईवुड सिटी के बाहर एक भव्य सीलिंग संरचना में हूँ और डाओ लॉर्ड कोंगसन मेरा पीछा कर रहा है और मुझ पर हमला कर रहा है। मैं ब्राइट शो किंगडम के साथ ही दाओवादियों से मदद मांगना चाहता हूँ। इस अनुरोध की अवधि 1 दिन है। जी हाँ गुरु। निंग के साथ इस पूरे समय मौजूद एलियन विश्व स्तरीय अनुचर ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। इस अनुचर का ब्राइट शो साम्राज्य में एक और क्लोन था, इसलिए वह लगभग तुरंत रिपोर्ट कर पाया। कुछ ही क्षणों बाद ब्राइट शो साम्राज्य ने अपने सभी सदस्यों डाओ लॉर्ड और सम्राट को संदेश भेज दिया। सच तो ये है कि हाल के सालों में निंग को भी कई संकटकालीन कॉल आए थे, लेकिन वे सभी उससे बहुत दूर थे। इस बार उदाहरण के लिए निंग ने खुद कहा था कि उसके अनुरोध की अवधि 1 दिन की है। अगर दूसरे लोग 1 दिन में यहाँ नहीं पहुँच सकते तो उनके आने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर वे बहुत दूर थे तो उन्हें अपनी लंबी यात्रा के अंत में ही पता चलेगा कि मामला बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन ब्राइट शो किंगडम से मदद मांगना तो बस एक एहतियात है, निंग ने सोचा। आखिरकार उसके पास इतने ज्यादा डाउनलॉड्स हैं ही नहीं। उसके पास कोंगसान से निपटने में सक्षम डाउनलॉड्स की संख्या तो और भी कम है। हालांकि यह 8 पवित्र नगरों में से एक है और यहाँ ब्राइट शो किंगडम के काफी सदस्य होने चाहिए, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कोई ऐसा है भी या नहीं जो कोंगसान की बराबरी कर सके। मुझे लगता है मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं हेगेमोन की दाव सील का इस्तेमाल करूंगा, निंग ने सोचा। आपके पास हमेशा एक बैकअप योजना होनी चाहिए। तलवार का दाव एक आक्रामक दाव था और इसलिए तलवार के आधिपत्य की दाव मुहर में भयानक आक्रामक शक्ति थी। यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट भी ऐसी अविश्वसनीय मूल्य की वस्तु की गहरी इच्छा रखते। हालांकि साधना का मार्ग लंबा था और दाओ लॉर्ड कोंगसान के साथ ये प्रसंग इस लंबी राह में एक छोटी सी बाधा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। निंग अपनी दाव मुहर का उपयोग करने को तैयार नहीं था जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो, लेकिन हाँ, अगर यह बिल्कुल जरूरी होता तो वह इसका इस्तेमाल जरूर करता। एक बार जब वह इसका इस्तेमाल कर लेता तो वह दाओ लॉर्ड कोंगसन के सारे खजाने जीत लेता। हालांकि निंग की नजर में दाओ लॉर्ड कोंगसन के सारे खजाने मिलकर भी उसके हेगेमोन की दाव सील जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। थोड़ी देर बाद हा दाओ लॉर्ड कोंगसान अचानक हंसने लगा। देखते हैं तुम कब तक भागते रहोगे बच्चे। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। दाओ लॉर्ड कोंगसान ने अचानक दूर की ओर इशारा किया। तुरंत एक सुनहरी आकृति दूर के अवरोध को पार करती हुई उड़ी और उसके बाद अवरोध फिर से बंद हो गया। वह सुनहरी आकृति सुनहरे कवच पहने एक सुंदर सुनहरे बालों वाले आदमी की थी। उसने उत्सुकता से निंग की ओर देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, बच्चे, दूसरे चरण के किसी दाओ लॉर्ड का तुम्हारे जैसा शक्तिशाली होना बहुत दुर्लभ और प्रभावशाली है।
ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। बड़े भाई शाका, कृपया उसे पकड़ने में मेरी मदद करें, डाउलॉर्ड कोंगसन ने कहा। शाका, निंग का चेहरा पीला पड़ गया। एबरेंस का डाउलॉर्ड शाका एबरेंस का एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध डाउलॉर्ड था और यह प्रसिद्धि उसकी अविश्वसनीय गति के कारण थी। वह उन लोगों में से एक था जो प्रकाश की गति से 100 गुना से भी ज्यादा तेज जा सकता था। सिर्फ गति के मामले में ही वह अधिकांश शाश्वत सम्राटों से श्रेष्ठ था और एक एबरेंट होने के नाते वह नजदीकी मुकाबलों में भी अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली था। लगता है मुझे आखिरकार हेगेमॉन की दाव सील का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। निंग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हार मान लो, डाउलॉर्ड शाका ने शांति से कहा। उसे अपनी जबरदस्त गति पर पूरा भरोसा था। कोंगसान, अपना हाथ रोको। दूर से एक ठंडी चीख गूंजी जो बैरियर को पार करती हुई उसके अंदर की दुनिया में गूंज उठी। संरचना के बाहर के लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर के लोग बाहर क्या हो रहा था उसे पूरी स्पष्टता से देख और सुन पा रहे थे। अरे, डाउलॉर्ड कोंगसन और डाउलॉर्ड शाका दोनों ने बाहर देखा और निंग ने भी। संरचना के बाहर दो आकृतियां दिखाई दी। एक दुबला पतला सफेद बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। दूसरा एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी थी और उसके सिर के बीच में एक सींग था। कोंगसान, अपना हाथ रोको। डाकनॉर्थ को छोड़ दो, दुबले पतले सफेद बालों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। डाउलॉर्ड सोलेमन, डाउलॉर्ड स्काइक्स, डाउलॉर्ड कोंगसन का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। महल के स्वामी सोलेमन, निंग ने भी उस दल में प्रसन्नता का भाव प्रकट किया। स्वामी सोलेमन हार्टफोर्स पैलेस के उपमहल स्वामी थे। चौथे चरण के अन्य डाउलॉर्ड्स बलवान या दुर्बल हो सकते थे, लेकिन हर एक जो हार्टफोर्स पावर भी था उसके पास भयानक शक्ति थी। ब्राइटशो साम्राज्य के हार्टफोर्स पैलेस के उपमहल स्वामी के रूप में डाउलॉर्ड सोलेमन भी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका नाम ही अनगिनत साधकों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। हार्टफोर्स साधक डाउलॉर्ड्स के पास लोगों को मारने के कई अजीबोगरीब तरीके थे। कभी कभी उनकी एक नज़र ही उन्हें मार डालने के लिए पर्याप्त होती थी। जहां तक डाउलॉर्ड स्काइक्स की बात है, वह ब्राइटशो साम्राज्य का सदस्य नहीं था। वह शायद डाउलॉर्ड सोलेमन के साथ ही था और इसलिए यहाँ आया था। हालांकि डाउलॉर्ड स्काइक्स सबसे अजीबोगरीब शक्तिशाली डाउलॉर्ड्स में से एक था जिसने संभवतः कई अलग अलग सर्वोच्च डाउ को तैयार करके एक साथ जोड़ा था। उसे इस युग के अनंत प्रदेशों में 5वें नंबर के डाउलॉर्ड के रूप में स्थान दिया गया था। डाकनॉर्थ, यहाँ वाला बच्चा, डाउलॉर्ड कोंगसन ठंडी हंसी। उसे छोड़ दो, डाउलॉर्ड सोलेमन चिल्लाया। सोलेमन, अगर मैं उसे सिर्फ इसलिए रिहा कर दूं क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने को कहा है तो मेरे पास कोई चेहरा नहीं बचेगा, डाउलॉर्ड शाका ने ठंडे स्वर में कहा। डाउलॉर्ड सोलेमन, डाउलॉर्ड स्काइक्स, मेरे बगल में बड़ा भाई शाका है, डाउलॉर्ड कोंगसन ने कहा। सोलेमन और स्काइक्स संरचना के बाहर थे, इसलिए अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हालांकि अनंत प्रदेशों में शक्ति का क्रम था, लेकिन पद ही सब कुछ नहीं थे। उदाहरण के लिए, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डाउलॉर्ड की क्षमताओं का मुकाबला एक निम्न श्रेणी के डाउलॉर्ड की क्षमताओं से पूरी तरह से किया जा सकता था। महल के स्वामी डॉनस्टार का सामना किसी प्राचीन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शाश्वत सम्राट से होने पर मुश्किल में पड़ सकता था, लेकिन डाउलॉर्ड शाका जैसा कोई व्यक्ति अपनी अविश्वसनीय गति के कारण बच निकलने में सक्षम था। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। जो डाउलॉर्ड्स में सबसे ऊंचे पदों पर थे उन सभी का अपना अभिमान था और वे शायद ही कभी दूसरों के आगे झुकते थे। अगर कोंगसन अकेले सोलेमन और स्काइक्स का सामना करता तो वह जिंदा रहने के लिए काफी मजबूत था, लेकिन फिर भी उसे घबराहट होती। अब जब डाउलॉर्ड शाका, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली डाउलॉर्ड था, उसके साथ था, तो उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। सोलेमन, स्काइक्स, तुम दोनों के पास मुझसे इस बच्चे को छोड़ने की मांग करने का अधिकार या शक्ति नहीं है, डाउलॉर्ड शाका ने कहा। हमला करो। डाउलॉर्ड सोलेमन तुरंत क्रोधित हो गया। इस संरचना को तोड़ डालो। धमाका। पास ही खड़ा डाउलॉर्ड स्काइक्स भी क्रोधित हो गया। उसने तुरंत हमला कर दिया और जब उसने हमला किया तो मानो दुनिया कांप उठी। यहाँ तक कि स्काईवुड सिटी भी धुंधली पड़ गई। स्काईवुड सिटी के आसपास के विशाल क्षेत्र में अनगिनत पीले भ्रम छा गए। कुछ ही क्षणों बाद एक भयानक ग्रेटेक्स पीले भ्रमों के बीच से निकला और नीचे की ओर विशाल सीलिंग संरचना की ओर टूट पड़ा। संरचनाओं को तोड़ने के लिए अपरिष्कृत शक्ति का उपयोग करने के मामले में डाउलॉर्ड सोलेमन स्पष्ट रूप से डाउलॉर्ड स्काइक्स जितना शक्तिशाली नहीं था। क्या हो रहा है? ये भयानक आभामंडल किस लिए है? स्काईवुड सिटी के कई साधक इस शोरगुल से हैरान थे। धमाका। विशाल सीलिंग संरचना कई बार हिली और अवरोध की सतह पर कुछ लहरें उठीं, लेकिन वह झटके को सहन करने में कामयाब रही। हा, डाउलॉर्ड स्काइक्स, अगर मुझे युद्ध में तुमसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो मेरे पास दुम मोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हालांकि अगर तुम मेरी बनाई इन टुकड़ियों के बीच भी मुझे हरा दोगे तो यह मजाक होगा। टुकड़ियों के भीतर से डाउलॉर्ड कोंगसन की आवाज गूंजी। धिक्कार है। डाउलॉर्ड स्काइक्स क्रोधित हो गया। वे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। डाउलॉर्ड कोंगसन ने अपना सिर घुमाकर निंग को देखा, जो अभी भी अपने काले जहाज पर था। अगर तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हो तो हमें मजबूरन तुम्हें जिंदा पकड़ना पड़ेगा। देखते हैं सोलेमन और स्काइक्स क्या कर पाते हैं। पिछली बार जब हम टेरस टाजिया में मिले थे तो उसने मेरी नाक में दम कर दिया था। क्या उसे सच में लगता है कि मैं इस बार उसके आगे झुक जाऊंगा? डाउलॉर्ड शाका हंसा, फिर एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो तुरंत प्रकाश की गति से 100 गुना से भी ज्यादा तेज हो गई। काले जहाज पर सवार होकर निंग ने एक लंबी सांस छोड़ी।
लगता है मुझे आखिरकार हेगेमॉन की दाव सील का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। निंग की आंखों में हत्या की झलक उभर आई। पुस्तक 29 अध्याय 40 हेगेमन्स दाव सील। भव्य सीलिंग संरचना के बाहर सोलेमन और स्काइक्स दोनों ही क्रोधित थे, लेकिन असहाय थे। भव्य सीलिंग संरचना के भीतर डाउलॉर्ड कोंगसन दूर से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तय हो गया हो। डाउलॉर्ड शाका निंग की ओर बढ़ते हुए एक चमकदार, मनमोहक सुनहरी रोशनी की लकीर में बदल गया था। वह सचमुच बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जी निंग उसे पूरी स्पष्टता से देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही विकृत हो गया हो, जिससे निंग थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। निंग शांतिपूर्वक अपने काले जहाज पर आगे की ओर उड़ता रहा और अचानक उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग का क्रिस्टलीय पत्ता आ गया। क्रैक, एक साधारण सी क्रिया, एक पत्ते को कुचलना, लेकिन उस पत्ते के आकार की दाव सील के भीतर छिपी भयानक, अपार शक्ति आखिरकार सामने आ ही गई। मृत तलवार हेगेमॉन ने अपनी मृत्यु से पहले इस भयानक दाव सील को बनाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, और उसमें छिपी शक्ति सचमुच अकल्पनीय थी। कितनी भयानक शक्ति! तो यह एक हेगेमॉन की शक्ति है। जब निंग ने सील को कुचला तो उसे तुरंत एक अथाह शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ जो उसके भीतर से बहकर उसके नियंत्रण में आ गई। वह इस शक्ति का मार्गदर्शक माध्यम था। उसे ये बताने का अधिकार था कि उसे कहाँ प्रहार करना है, और वह वहीं प्रहार करती थी। वह शक्ति को स्वेच्छा से बिखरने की अनुमति भी दे सकता था। तो जाओ, उन्हें मार डालो। निंग ने अपनी नजर डाउलॉर्ड शाका पर घुमाई, जो सुनहरी रोशनी की एक लकीर की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था, और साथ ही दूर डाउलॉर्ड कोंगसन भी। धमाका! शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे भोर से पहले का अंधेरा अचानक सूरज की पहली किरणों से छट गया हो और उसकी चमक धरती पर फैल गई हो। सूरज की रोशनी की किरणें डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड कोंगसन दोनों के दिलों पर चमक उठीं। नहीं, दोनों के चेहरों पर घोर भय के भाव उभर आए। जैसे ही उस प्रचंड शक्ति के विस्फोट ने अपनी असली भयावह चमक दिखाई, दोनों के हृदय अत्यंत भय से भर गए। मृत्यु के सामने भी उन्हें ऐसा भय नहीं होता, लेकिन एक हेगेमॉन की प्रचंड शक्ति ने उन्हें बेकाबू भय का अनुभव कराया। ये कुछ ऐसा था जो उनकी आत्मा की गहराइयों से निकल रहा था। संरचना के बाहर डाउलॉर्ड सोलेमन और डाउलॉर्ड स्काइक्स दोनों के चेहरे भी बदल गए। हालांकि वे संरचना के अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनके दिलों में पूरी तरह से दहशत का माहौल था। पीछे हटना, तुरंत पीछे हटो। उनके मन में बस यही विचार आया, इस जगह से जितना दूर हो सके चले जाओ। उन्हें आभास हो गया था कि उस संरचना के भीतर कुछ भयानक घटित होने वाला है। हो सकता है कि उस संरचना के भीतर की भयानक शक्ति सीधे उन पर लक्षित न हो, लेकिन फिर भी वे डर के मारे खुद को रोक नहीं पाए। फुफ फुफ, दोनों तुरंत पीछे हट गए। स्काईवुड सिटी के भीतर ज्यादातर साधक उस भव्य सीलिंग संरचना से बहुत दूर थे, इसलिए जब निंग ने हेगेमॉन की दाव सील को तोड़ा तो उन्हें उसकी शक्ति के प्रकट होने का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। हालांकि शहर के अंदर मौजूद दो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इसे साफ साफ भांप पाए। मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ी शक्ति का विस्फोट महसूस किया है। सम्राट स्काईवुड ने अपना सिर घुमाया और दूर स्थित भव्य सीलिंग संरचना की ओर देखने लगा। हाँ, शक्ति बहुत जबरदस्त है। उसके सामने बिखरे नीले बालों वाले बूढ़े ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे लग रहा है कि यह हम दोनों को धमकाने के लिए काफी है। स्काईवुड, ये तुम्हारा इलाका है। यहाँ इतनी तेज शक्ति कैसे आ सकती है? यह जरूर उन अजीब खजानों में से किसी एक से उत्पन्न हुई होगी जो टेरस्टाजिया से वापस लाए गए थे, या फिर यह कोई एकल उपयोग वाली दाव सील या कोई और ऐसा ही खजाना होगा जिसे किसी हेगेमॉन ने खुद बनाया हो। सम्राट स्काईवुड ने भी सिर हिलाया, फिर हंसते हुए कहा, काफी समय हो गया है जब से मुझे किसी ऐसी चीज का एहसास हुआ है जिससे मुझे खतरा हो सकता है। चलो चलकर देखते हैं। मार डालो। निंग ने तलवार दाव शक्ति के उस भयानक उभार को आगे बढ़ाया। धमाका! निंग के आसपास के इलाके में अचानक एक विशाल भयावह महातलवार का भ्रम प्रकट हुआ। जैसे ही महातलवार प्रकट हुई, अंतरिक्ष और समय दोनों पूरी तरह से सिकुड़ गए और संकुचित हो गए। डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड कोंगसन दोनों इतने भयभीत हो गए कि सुन्न हो गए। ये शक्ति का ऐसा स्तर था जिसका सामना करने के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उस कोंगसान पर। उसने ऐसे सनकी को कैसे नाराज किया होगा? डाउलॉर्ड शाका का दिल सदमे, गुस्से और आक्रोश से भर गया। इस सनकी को ऐसी कौन सी अविश्वसनीय दौलत मिल गई? उसके पास इतना विशाल और शक्तिशाली खजाना कैसे हो सकता है? हेगेमॉन द्वारा मुझे दिया गया वह सुरक्षा खजाना भी शायद इस भयानक तलवार का विरोध न कर सके। डाउलॉर्ड शाका की हथेली में अचानक एक पारदर्शी बोतल प्रकट हुई। बोतल के अंदर रेत का एक क्रिस्टलीय कण था। डाउलॉर्ड शाका को इतना दुख हुआ कि मानो उसके हृदय से रक्त टपक रहा हो। यह एक प्राचीन अवशेष था जो उसने अनगिनत वर्षों तक खतरनाक क्षेत्रों में साहसपूर्वक संघर्ष करने के बाद प्राप्त किया था, और यह अब तक का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा खजाना था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डाउलॉर्ड कोंगसन की मदद करने के अपने निर्णय के कारण उसे इसे खर्च करना पड़ेगा। फट! बोतल चकनाचूर हो गई और उसके अंदर की रेत से एक हल्की धुंधली चमक निकली जिसने डाउलॉर्ड शाका को ढक लिया। फुफकार! रोशनी से ढका डाउलॉर्ड शाका का रूप बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया, मानो वह कभी यहाँ था ही नहीं। नहीं नहीं, मैं कोंगसान ऐसी जगह कैसे मर सकता हूँ? नामुमकिन! डाउलॉर्ड कोंगसान ने तुरंत अपने हाथों में दो अजीबोगरीब खजाने निकाले। उसने बिना रुके उन्हें तुरंत चकनाचूर कर दिया। इन दो अलग अलग खजानों के टूटने पर शक्ति के दो अलग अलग उभार पैदा हुए।
शक्ति के पहले उभार ने स्थानीय स्पेस-टाइम को प्रभावित करने और आसन विशाल तलवार के भ्रम की दिशा बदलने की कोशिश की। अफसोस, शक्ति का वह उभार तुरंत गायब हो गया क्योंकि वह तलवार के सामने शक्तिहीन था। शक्ति के दूसरे उभार का प्रभाव स्वयं डाउलॉर्ड कोंगसन पर पड़ा। वह पानी के एक विशाल गोले में बदल गया जिसने उसके शरीर को ढक लिया। धमाका! विशाल तलवार तेजी से नीचे गिर रही थी। उसकी शक्ति से सभी वस्तुएं कटती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे अंतरिक्ष और समय दोनों ठहर गए। उसने पानी के विशाल गोले को काट डाला, जो इस प्रबल तलवार से तुरंत चकनाचूर हो गया। जहां तक डाउलॉर्ड कोंगसन का प्रश्न है, वह उस जल गोले के भीतर पहले ही अंधकार के अवतार में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन उस भयानक तलवार के भ्रम के सामने वह गर्मियों में बर्फ की तरह पिघल गया। उसका अंधकार का अवतार शरीर उसकी सहायता करने में पूरी तरह असमर्थ था। जब तलवार की रोशनी ने उसे काटा तो अंधकार का क्षेत्र शून्य में विलीन हो गया। डाउलॉर्ड कोंगसन नष्ट हो गया था। फुफ! एक विशाल तलवार का भ्रम उस विशाल सीलिंग संरचना को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा, आसानी से उसे भेदता हुआ आगे बढ़ता रहा। फिर वह आकाश में इस शाश्वत लोक से और सुदूर आदिम अराजकता में उड़ गया। विलीन हो जाओ, निंग ने चाहा, और उस विशाल तलवार का भयानक भ्रम तुरंत ही विलीन हो गया। उसकी शक्ति खरबों छोटी धाराओं में फैल गई जो हर दिशा में फैल गईं, जिससे आदिकालीन अराजकता स्वयं कांप उठी। डाउलॉर्ड कोंगसन, निंग का शरीर फड़क उठा और वह मानो शून्य में टेलीपोर्ट होकर उस जगह पहुंच गया जहां डाउलॉर्ड कोंगसन की मृत्यु हुई थी। निंग ने हवा में पड़े खजानों पर नजर डाली, फिर सिर हिलाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह तलवार डाउलॉर्ड कोंगसन के भंडार के खजानों को भी चकनाचूर कर देगी। हालांकि अंदर की कुछ चीजें बची हुई हैं। निंग ने हाथ हिलाकर डाउलॉर्ड कोंगसन के बचे हुए सारे खजानों को इकट्ठा कर लिया। डाउलॉर्ड कोंगसन के पास वास्तव में कई भंडार खजाने थे। कुछ कमजोर खजाने कुचल दिए गए थे और उनमें रखे कई खजाने भी। हालांकि उसके उच्च श्रेणी के शाश्वत खजाने क्षतिग्रस्त तो थे, लेकिन फिर भी पूरे थे। डाउलॉर्ड कोंगसन के खजाने को ठिकाने लगाने के बाद निंग ने मुड़कर दूर की ओर देखा। इससे पहले उसने डाउलॉर्ड शाका को भागते देखा था। भागना वास्तव में उतना प्रभावशाली नहीं था। उदाहरण के लिए, निंग के पास भी वह स्पेस टाइम डिस्क थी जो सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने उसे दी थी। अगर उस पर भी ऐसा ही कोई हमला होता तो शायद वह भी भाग सकता था, लेकिन निश्चित रूप से निंग ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसे अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा है, और वह इतना मूर्ख भी नहीं होगा कि उसे वास्तव में परख ले। डार्कनॉर्थ, दूर से दो आकृतियां उसकी ओर उड़ती हुई आईं। निंग ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। ये डाउलॉर्ड सोलेमन और डाउलॉर्ड स्काइक्स थे। कुछ देर पहले वे डर के मारे भागे थे, लेकिन अब वापस उड़ गए थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सोलेमन, निंग जल्दी से उड़कर आया और विनम्रता से बोला, मुझे बचाने के लिए यहाँ आने के लिए आपका और डाउलॉर्ड स्काइक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राइट शो किंगडम के सभी डाउलॉर्ड्स एक दूसरे को एक ही पीढ़ी के बराबर मानते थे। निंग जब विश्व स्तर पर ही थे, तब भी वे महल के स्वामी वुडफ्लावर को वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर कहकर संबोधित करते थे। हाँ, हमने तुम्हें नहीं बचाया, तुमने खुद को बचाया है। डाउलॉर्ड सोलेमन ने सफेद वस्त्रधारी युवक को उत्सुकता से देखा। निंग से उसकी यह पहली मुलाकात थी। इससे पहले उसने सोलेवन से ही निंग के किस्से सुने थे। डार्कनॉर्थ, तुमने ब्राइट शो साम्राज्य को दूसरे डाउलॉर्ड से मदद मांगने का अनुरोध भेजा था क्योंकि तुम उस अनमोल खजाने को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मुझे लगता है वह खजाना बिल्कुल असाधारण था। पास ही खड़े डाउलॉर्ड स्काइक्स ने भी प्रशंसा में आह भरी। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली था। जो कोई भी ऐसे हमले से बचने के लिए अपनी शक्तियों पर निर्भर रहना चाहता है, उसके पास निश्चित रूप से सर्वोच्च सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं होनी चाहिए। निंग ने सिर हिलाया। वह हमला जरूरी नहीं कि सर्वशक्तिमान हो। उदाहरण के लिए, डाउलॉर्ड शाका बच निकलने में कामयाब रहा था। कुछ दिव्य क्षमताएं जो शरीर को उच्च स्तरीय अनंत खजानों के बराबर बना सकती हैं, जीवित रहने में भी मदद कर सकती हैं। हालांकि ऐसी तकनीकें अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और मूल्यवान थीं, और वास्तव में उस स्तर तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। निंग के पास एक हेगेमोन की विरासत थी, लेकिन फिर भी वह अपने शरीर को केवल निम्न स्तरीय अनंत खजाने के स्तर तक ही प्रशिक्षित कर पाया था। निंग ने कहा, मैं वास्तव में इसका उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आओ, मैंने बहुत पहले सोलेवन से तुम्हारे बारे में सुना था और लगता है तुम वाकई एक अद्भुत व्यक्ति हो। मेरे एस्टेट में आकर शराब पियो, डाउलॉर्ड सोलेमन ने हंसते हुए कहा। शायद ब्राइट शो साम्राज्य की दूसरी शक्तियां भी यहाँ आएंगी। निंग थोड़ा हिचकिचाया। उसने ब्राइट शो किंगडम को सूचित कर दिया था कि स्काईवुड सिटी से एक दिन की दूरी पर मौजूद कोई भी व्यक्ति डाउलॉर्ड कोंगसन के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद के लिए आ सकता है। हो सकता है कि उनमें से कुछ अभी भी रास्ते में हों। अगर वे पहुंच भी गए और निंग को ढूंढ नहीं पाए, तो यह निंग के लिए अनुचित होगा। बस, डाउलॉर्ड सोलेमन हंसा। ब्राइट शो किंगडम के जरिए एक और संदेश भेज दो। बस इतना कह दो कि जो कोई भी एक दिन में स्काईवुड सिटी पहुंच जाए, वह डाउलॉर्ड सोलेमन के घर आ जाए। हाँ, मैं मूर्ख था जो इस बारे में नहीं सोचा। निंग ने तुरंत ब्राइट शो किंगडम को एक और संदेश भेजा। आओ, डाउलॉर्ड सोलेमन ने आग्रह किया। बिल्कुल, निंग ने सिर हिलाया, और इस प्रकार निंग, डाउलॉर्ड सोलेमन और डाउलॉर्ड स्काइक्स प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए और स्काईवुड सिटी की ओर उड़ चले।